बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप आप तमाम लोग जो हैं बिल्कुल खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज नंबर 17.5 को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि हमारे इस चैप्टर नंबर 17 की लास्ट एक्सरसाइज है। और अल्हम्दुलिल्लाह इससे पहले इस चैप्टर की चारों एक्सरसाइजेज जो हैं अपलोड हो चुकी हैं, आप लोगों ने देख ली होंगी। अगर आपने नहीं देखी हैं तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक आपको यहाँ मिल जाएगा, अदरवाइज़ आप उसको मेरी प्लेलिस्ट से भी सर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो भाई क्या करते हैं, जल्दी से आ जाते हैं इसके अंदर। और एक चीज़ और मैं आपसे गुजारिश करता हूँ वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि देखें, अगर आप चैनल पर नए हैं या पुराने हैं, अगर आप अभी तक इसके सब्सक्राइबर नहीं बने तो काइंडली आप इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली मज़ीद वीडियोज़ जो है नोटिफिकेशन के साथ आपके पास पहुँचती रहें। क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स जो हैं उनके मैसेजेस आ रहे होते हैं, कॉमेंट्स आ रहे होते हैं कि सर आपकी जो है फ़लाँ वीडियो अपलोड नहीं हुई, फ़लाँ जो एक्सरसाइज है उसकी वीडियो अपलोड कर दें। हालांकि मैं वो अपलोड कर चुका होता हूँ। रीज़न क्या है? रीज़न यही है कि आपने सब्सक्राइब ही नहीं किया उस चैनल को अभी तक। ठीक है ना, तो आपने क्या करना है भाई, इसको लाजमी सब्सक्राइब करना है, क्योंकि देखिए यही हमारी एक तरह की सपोर्ट है। जिस तरीके से देखिए हमारी वजह से आपको सपोर्ट हो जाती है, तो जाहिर सी बात है हमें भी आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। और जो है बस वो क्या है, वो आपने क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है लाइक कर दें और कॉमेंट कर दें। ठीक है, तो हम क्या करते हैं भाई, क्वेश्चन में आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन देखें, आपके सामने लिखा हुआ मौजूद है। बिल्कुल आसान एक्सरसाइज है ये। पिछली जो 4 एक्सरसाइजेज जो हैं हमारी, उनकी निस्बत ही आसान है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं, बिल्कुल ईजी है। देखें, क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने लिखा हुआ है, कह रहा है कि फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स और वाई की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। अब देखें भाई, यहाँ पर आपको एक्स नज़र आ रहा है, यहाँ आपको वाई नज़र आ रहा है। इन दोनों की वैल्यूज़ जो है हमने फाइंड करनी है। अब वो फाइंड किस तरह से होंगी, एक चीज़ आप समझ लें। इसका मतलब क्या है, देखें जब भी आपके पास 2 ब्रैकेट्स आ जाएं और बीच में इक्वल की निशानी हो, देखें मिसाल के तौर पर ये मैं कंडीशन आपको यहाँ पे दे रहा हूँ। आपके पास यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, ये बराबर किसके है, ये सी और साथ में डी के। ठीक है, ये चीज़ हमने देखें 9th क्लास में पढ़ी थी, आपको याद भी होगा। अगर बिलफर्ज याद नहीं है तो कोई मसला नहीं है। देखें अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अब ए जो है ये अलग है, देखें बी अलग, सी अलग और डी अलग। अब बीच में इक्वल की निशानी आ गई। इसका मतलब ये है कि अब जो पहला हमारे पास मेंबर है वो पहले मेंबर के बराबर आ गया, जो दूसरा मेंबर है वो दूसरे मेंबर के बराबर आ गया। मतलब ए बराबर हो गया यहाँ पर सी के, और जो है बी बराबर हो गया किसके, डी के। ठीक है, बस यही चीज़ आपने फॉलो करनी है। इस क्वेश्चन में भी हमने यही करना है। तो हम क्या करते हैं भाई, अब क्वेश्चन को स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए आपके सामने क्वेश्चन जो है मैं सॉल्यूशन के बाद उतार चुका हूँ। वही चीज़ फॉलो करनी है जो यहाँ मैंने आपको बताई थी। अभी किस तरह से बन जाएगी, देखें पहला एलिमेंट जो है हमारे पास वो बराबर हो जाएगा पहले एलिमेंट के, यानी कि x - 5 जो है ये बराबर किसके हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा भाई 11 के। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा कोमा, और ये 10 देखें किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा y - 7 के। ठीक है, आप इस तरह से लिख दें कि 10 बराबर है y - 7 के। अब हम क्या करेंगे, इसको हम लिख देंगे तरतीब के साथ। यानी कि अब आप जानते हैं क्या हमने करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। ये माइनस का 5 है, इक्वल के वहाँ जाएगा, प्लस का 5 बन जाएगा, तो ये बन जाएगा x = 11 और प्लस का 5। ठीक है, और देखें 11 के अंदर हम 5 को प्लस करेंगे, हमारे पास क्या आएगा 16। ठीक है, देखें हमारे पास x की वैल्यू यहाँ पर आ चुकी है। अब हमने क्या करना है, अब हमने आना है इस तरफ। अब देखें हमारे पास y की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। हम क्या करेंगे, ये माइनस का 7 है, इक्वल के इस तरफ भेज देंगे इसको। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, देखें 10 तो पहले से मौजूद था, ये माइनस का 7 था, इक्वल के यहाँ पर आएगा, ये प्लस का 7 बन जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा भाई, 10 में 7 आप प्लस करेंगे, हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 17। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखें भाई इस तरीके से हमारे पास x की भी वैल्यू आ गई, y की भी वैल्यू आ गई। लास्ट में हम यहाँ पर इस तरह से लिख देंगे कि x = 16, और यहाँ पर ऐसे लिख देंगे कि y = 17। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखें भाई ये आ गया इसका आंसर। मुझे उम्मीद है बहुत अच्छे तरीके से ये क्वेश्चन जो है आपको समझ आ गया होगा। बड़े आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल भी आपको इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं इस क्वेश्चन के पार्ट नंबर 2 में। देखिए भाई पार्ट नंबर 2 जो है आपके सामने लिखा हुआ मौजूद है, आपके सामने सॉल्यूशन के बाद उतार भी चुका हूँ। वही चीज़ फॉलो हमने यहाँ पर करनी है। देखें 5x + 8 जो है ये किसके बराबर आएगा, हम अच्छे से जानते हैं, ये आएगा इसके बराबर। ठीक है, इसके 3x + 10 के। ठीक है भाई, यहाँ कोमा आ जाएगा। ये 5y - 4 है, ये किसके बराबर आ जाएगा भाई, ये बराबर आ जाएगा इसके, यानी कि 2y + 2 के। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, दोनों को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखें भाई x वाली रकम एक तरफ कर लेते हैं, और ये हो जाएगा हमारे पास 5x, ये प्लस का 3x है, इक्वल के यहाँ पर आएगा माइनस का 3x बन जाएगा। 10 आएगा वैसा का वैसा, प्लस का 8 था, यहाँ आकर बन जाएगा माइनस का 8। अब देखें 5 में से 3 चला जाएगा, हमारे पास क्या बच जाएगा 2x, और 10 में से 8 चला जाएगा, हमारे पास यहाँ पर भी क्या बच जाएगा 2। ठीक है, और जो है x के किसके बराबर आ जाएगा, देखें
ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, इक्वल के यहाँ आएगा, क्या करेगा भाई, डिवाइड करेगा, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी हमारे पास 1। ठीक है, यकीनन आपको समझ में अच्छे से आया होगा। अब आ जाए यहाँ पर, बिल्कुल यही पैटर्न यहाँ भी फॉलो करना है। कैसे बन जाएगा देखें, 5 आएगा वैसा का वैसा, ये प्लस का 2 है, इक्वल के यहाँ पर आएगा, क्या बन जाएगा, माइनस का 2 है, बराबर किसके है देखें, प्लस का 2 रहेगा वैसा का वैसा, माइनस का 4 था, यहाँ पर आके बन जाएगा प्लस का 4, 5y में से 2y चला जाएगा, देखें क्या बचेगा हमारे पास यहाँ पर बच जाएगा 3y, और 2 में 4 प्लस करेंगे, आपके पास यहाँ पर आ जाएगा 6। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, देखें भाई 6 रहेगा वैसा का वैसा, ये 3 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, इक्वल के यहाँ पे आके क्या करेगा, डिवाइड, जो हमने यहाँ पर किया था, 3 1 जा 3 हो जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा, यानी कि y किसके बराबर आ जाएगा, y जो है ये बराबर आ जाएगा 2 के। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि x बराबर आया 1 के, और y जो है ये बराबर आ गया 2 के। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखें ये आ गया इसका आंसर, ये, और जो मुझे उम्मीद है बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर हमारा पार्ट नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। अब हम आ जाते हैं इस क्वेश्चन नंबर 1 के लास्ट पार्ट में, यानी कि पार्ट नंबर 3 में। लास्ट पार्ट में आ गए हैं। लास्ट पार्ट देखें आपके सामने मौजूद है, वही चीज़ फॉलो करनी है। कैसे होगा देखें, 2x माइनस का 3y आएगा वैसा का वैसा, ये किसके बराबर है भाई, ये बराबर है 3 के। ठीक है, कॉमा आ जाएगा, और जो है 5x प्लस y ये किसके बराबर आएगा, सिंपल सी बात है, ये बराबर आएगा 16 के। पहले एक चीज़ को जो है क्लियर कर लेते हैं यहाँ पर। देखें, अब देखें यहाँ हमने फाइंड करनी है x की वैल्यू, हमने क्या करेंगे, 2x रहेगा यहाँ पर वैसा का वैसा, 3 भी है इक्वल के इस तरफ वाला, ये माइनस का 3y है ना, हम ले जाएंगे इसको इक्वल के उस तरफ, ये क्या बन जाएगा हमारे पास, ये बन जाएगा हमारे पास प्लस का 3y। ठीक है, अच्छा अब देखें हमने क्या करना है, यहाँ पर देखें हमने फाइंड करनी है x की वैल्यू, तो 2 हमारे पास क्या कर रहा है, हम तो अब हमने क्या करना है, अब हमने इससे जान छुड़ानी है, वो क्या करेंगे, x बराबर 3 प्लस 3y, ये आएगा वैसा का वैसा, ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, इक्वल के यहाँ ले आएंगे, ये करेगा यहाँ पर डिवाइड। ठीक है, अब देखें x की वैल्यू आ गई हमारे पास, और ये हमारे पास इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। ठीक है ना, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको बना देंगे इक्वेशन नंबर 1 के। मिसाल के तौर पर ये हमारी भाई फ़िलहाल के लिए एक इक्वेशन है। ठीक है, अब हम आ जाएंगे नेक्स्ट स्टेप में। नेक्स्ट स्टेप क्या है, अब हम आएंगे 5x प्लस वाई में। ठीक है, इसको थोड़ा सा छेड़ के देख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए हमने क्या करना है, हमने मालूम करनी थी y की वैल्यू। अब y की वैल्यू किस तरह से निकलेगी, हमने क्या करना होगा, इस 5x को इक्वल के उस तरफ भेज देंगे, तो y रहेगा यहाँ पर वैसा का वैसा, 16 भी आ जाएगा, ये प्लस का 5x है, इक्वल के यहाँ जाके क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा माइनस का 5x। ठीक है, अब देखें ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 2, यानी कि अब हमारे पास देखें y की भी एक वैल्यू आ गई, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, लेकिन क्या है, हमने काम तो चलाना है। अब हमने क्या करना है, अब हमने इस वैल्यू को पुट करना है इसमें, हम यहाँ पर लिख भी देंगे कि पुट द वैल्यू ऑफ y, कि ये y की जो वैल्यू है हमने इसको पुट करना है किसमें भाई, हमने इसको पुट करना है इक्वेशन नंबर 1 में। और इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास क्या है, x इज़ इक्वल टू 3 प्लस 3y, और अपॉन में हमारे पास क्या है 2, ऐसा ही है। अब देखें क्या करना है, x रहेगा वैसा का वैसा, 3 भी आ जाएगा, प्लस का 3 भी आ जाएगा, इस y की जगह आ जाएगी y की वैल्यू, और y की वैल्यू हमारे पास क्या है, वो है 16 माइनस का 5x, नीचे अपॉन में हमारे पास क्या है 2। ठीक है भाई, यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब देखें नेक्स्ट स्टेप में आ गए हैं। अब हमने क्या करना है, इसको करना है सिंप्लीफाई, तो 3 आएगा वैसा का वैसा, इस 3 से पूरा ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा यहाँ पर 48, और जो है 3 है प्लस का, ये मल्टीप्लाई करेगा माइनस के 5x से, ये बन जाएगा माइनस का 15x, और अपॉन में हमारे पास क्या मौजूद है 2। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब ये 2 यहाँ डिवाइड कर रहा है, इक्वल के वहाँ जाके क्या करेगा भाई, ये मल्टीप्लाई करेगा, तो ये बन जाएगा 2x, जो कि बराबर है 48 में 3 प्लस करेंगे, आपके पास आ जाएगा 51 और माइनस का 15x। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। ये माइनस का 15 है, इक्वल के वहाँ हम इसको ले जाते हैं, तो ये बन जाएगा हमारे पास 2x प्लस का 15x, जो कि बराबर किसके है, ये बराबर है 51 के। ठीक है, अब देखें 2x में 15x प्लस करें, क्या बन जाएगा 17x, किसके बराबर आया भाई, ये आया 51 के बराबर। और जो है x की वैल्यू हमने फाइंड करनी थी, 51 यहाँ रहेगा वैसा का वैसा, 17 आ जाएगा इक्वल के इस तरफ, क्योंकि ये मल्टीप्लाई कर रहा था, यहाँ आगे डिवाइड करेगा, तो 17 बन जा 17, और 17 3 होता है 51, यानी कि x की वैल्यू आ गई हमारे पास 3। ठीक है, ये चीज़ हो गई क्लियर। अब हमने क्या करनी है, अब हमने फाइंड करनी है इस y की वैल्यू। किस तरह से करेंगे, ये x की जो वैल्यू है इसको हम रख देंगे इस इक्वेशन में, यानी कि इक्वेशन नंबर 2 में, और हमारे पास सिंपल सी y की वैल्यू भी आ जाएगी। तो देखिए आपके सामने जो है मैं लिख चुका हूँ इक्वेशन को, हमने करना है इसके अंदर पुट, तो y इज़ इक्वल टू आ जाएगा 16
माइनस आएगा 5 आएगा, x की वैल्यू हमारे पास क्या है भाई, ये हमारे पास मौजूद है 3, ठीक है। तो y इज इक्वल टू 16 आएगा वैसा का वैसा, 5 3 जा होता है हमारे पास 15। तो देखें भाई 16 में से जब 15 चला जाएगा हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर प्लस का 1, ठीक है भाई। देखें दोनों की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास, यही हमने फाइंड करनी थी। x की वैल्यू भी आ गई और जो है y की वैल्यू भी आ गई। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि x इज़ इक्वल टू 3 एंड जो है y इज़ इक्वल टू 1, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आ गया इसका आंसर। मुझे उम्मीद है बहुत अच्छे तरीके से ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। या हमारा इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो गया। अब हम आ जाते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में स्टूडेंट्स हम आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने देखें लिखा हुआ मौजूद है। क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ़ सेट P हैज़ 10 एलिमेंट्स एंड सेट Q हैज़ 15 एलिमेंट्स, कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ P क्रॉस Q, Q क्रॉस P एंड P क्रॉस P, ठीक है। प्रोडक्ट भी कहते हैं हम इसको, क्रॉस भी कहते हैं, बाज़ लोग इसको मल्टीप्लाई भी कहते हैं, ठीक है। आप इसे जो कहना चाहे कह लें, कोई मसला नहीं है, ठीक है। हमारा काम क्या है, हमने इसको जस्ट सॉल्व करना है, ठीक है भाई। देखें कह रहा है एक सेट है P, उसके अंदर है 10 एलिमेंट। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं सॉल्यूशन कि एक सेट है हमारे पास P और हम आपको मालूम है n को किससे ज़ाहिर करते हैं, हम n से किस को चीज़ को ज़ाहिर करते हैं, वो नंबर ऑफ़ टर्म, ठीक है ना, नंबर्स। यानी कि एक सेट P है, उसके अंदर कितने नंबर्स हैं, कितने एलिमेंट्स हैं भाई, उसके अंदर हैं 10 एलिमेंट्स, ठीक है। और जो है एक सेट Q है, उसके अंदर कितने एलिमेंट हैं, कह रहा है उसके अंदर 15 एलिमेंट्स हैं। अब करना क्या है, अब हमने फाइंड करनी है इसके अंदर प्रोडक्ट। यानी कि देखें सबसे पहले इसके अंदर हमने फाइंड करनी है P इंटू Q, ठीक है भाई। P प्रोडक्ट Q ये हमने फाइंड करनी है। किस तरह से फाइंड होगा देखें भाई, P की जगह क्या आ जाएगा, P की वैल्यू वो है हमारे पास 10, मल्टीप्लाई किससे करेगा Q से, वो कितनी है भाई, वो है हमारे पास 15। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास बन जाएगा 150, ठीक है। क्या बन जाएगा हमारे पास 150 और यही आएगा इसका आंसर। उसके बाद देखें हमारे पास क्या है, हमारे पास है Q इंटू P, Q क्रॉस P। और देखें Q की वैल्यू हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है 15 और जो है P की वैल्यू हमारे पास क्या है 10। दोनों आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी हमारे पास क्या आएगा 15 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हमारे पास नेक्स्ट है P क्रॉस P। P को P से आपने मल्टीप्लाई कराना, बिल्कुल सिंपल है। यानी कि 10 को 10 से आप मल्टीप्लाई करवाएंगे, आपके पास आ जाएगा 100, ठीक है स्टूडेंट्स। बस ये आपने करना है और इसके अलावा आपने कुछ भी नहीं करना, ठीक है भाई। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी यहाँ पर हमारा मुकम्मल हो गया। मुझे उम्मीद है बहुत अच्छे तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको समझ में आ गया होगा। बिल्कुल आसान है, जस्ट आपने क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन ही करनी है इसके अंदर। हमारा इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 भी अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में स्टूडेंट्स हम आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने लिखा हुआ मौजूद है। कह रहा है इफ़ A इज़ इक्वल टू 1 2, B इज़ इक्वल टू 2 3 एंड C इज़ इक्वल टू 1 3 5, ठीक है। देन फाइंड, हमने क्या करना है, इसके अंदर 5 पार्ट्स इसने दिए हैं, हमने करनी है इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन। अब ये कौन सी मल्टीप्लिकेशन है, ये है कार्टेशियन मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। क्या है कार्टेशियन मल्टीप्लिकेशन, जिसको हम उर्दू या फिर सिंधी में कारतीसी ज़रब कहते हैं। क्या कहते हैं, कारतीसी ज़रब, ठीक है। इसका जो पहला पार्ट है आपके सामने देखें लिखा हुआ मौजूद है, क्या है, A क्रॉस B। A को हमने क्रॉस करना है B के साथ, यानी कि A को मल्टीप्लाई हमने कराना है एक तरह से B के साथ। अब ये होगा किस तरह से, देखें भाई बात को समझ लें। आप इसको यहाँ पर लिखें सॉल्यूशन, और A क्रॉस B ये बराबर है, किसके बराबर है, देखें सेट A किसके बराबर था, सेट A जो है हमारे पास खुद उसने बताया ये बराबर है 1 2 के, ठीक है भाई। इसको अपने क्या करना है भाई, मल्टीप्लाई करना है भाई, किसके साथ करना है, B के साथ। B की वैल्यू क्या है हमारे पास, वो है हमारे पास 2 और साथ में 3। अब आपने करना है इन दोनों को मल्टीप्लाई। अब ये मल्टीप्लाई किस तरह से होगा, क्या 1 को 2 से करें फिर 1 को 3 से करें ऐसे, या 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, 2 3 ज़ा 6 ऐसे करना है, जी नहीं ऐसे नहीं करना। कार्टेशियन मल्टीप्लिकेशन ऐसे नहीं होती। हमने क्या करना होता है, मेंबर को मेंबर से या ऐसे कह लें एलिमेंट को एलिमेंट से मल्टीप्लाई करा के जस्ट एक साथ लिखना होता है बस, और कुछ भी नहीं करना होता। देखें अब इसके अंदर आ जाए, सबसे पहले पहला एलिमेंट क्या है हमारे पास है 1, यहाँ पर पहला एलिमेंट क्या है हमारे पास 2। हम इसको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ना, क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा इसके बदले इस तरह से 1 2, बस ये आपने करना है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट में आना है, यही 1 अब इस 3 से मल्टीप्लाई करेगा, क्या बन जाएगा 1 और साथ में 3, ठीक है। बस ये कार्टेशियन मल्टीप्लिकेशन में ये करना होता है। उसके बाद कॉमा आ जाएगा। अब ये देखें मामला ख़त्म हो गया। अब ये 2 मल्टीप्लाई करेगा इसके साथ, ये हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। और यही 2 मल्टीप्लाई करेगा किसके साथ, 3 के साथ, ये क्या बन जाएगा
2 और साथ में 3 और इस तरीके से बस आपने करना है। ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन है ही इस तरह की, यानी कि आपने इसको कोई वैल्यू नहीं निकालनी, जस्ट आपने क्या करना है, दोनों को कॉमा लगाकर एक साथ लिखना है, बस यही आपने करना है और यही इसका आंसर है। तो भाई देखें, मुझे उम्मीद है ये जो क्वेश्चन है बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ आ गया होगा। बड़े आसान क्वेश्चन है। और एक बात मैं और बता दूं आपको, ये जो क्वेश्चन है ये A क्रॉस B, ये इस साल के यानी कि 2024 में जो बोर्ड के एग्ज़ाम हुए हैं उसके अंदर आया है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो था क्वेश्चन नंबर 11 था, सेक्शन B में ये क्वेश्चन उसमें आया था। इसका मतलब क्या है, देखें ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपने क्या करना है, इसको बिल्कुल भी हल्का नहीं लेना, आपने इसकी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखें पार्ट नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं इसके पार्ट नंबर 2 में। पार्ट नंबर 2 में आ गए हैं। पार्ट नंबर 2 आपके सामने लिखा हुआ, कह रहा है कि बी को आप क्रॉस करवा दें सी के साथ। कोई मसला नहीं है सर, अभी करवा देंगे। देखें, सॉल्यूशन के बाद क्वेश्चन आपके सामने उतार दिया। अब हमने करना वही काम जो ऊपर हमने किया था। देखें, आपने क्या करना है, इस तरीके से आपने लिखना है। देखें, सबसे पहले 2 करेगा इन तीनों के साथ, क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपके पास 2 1। ठीक है, कॉमा लगा दें। अब यही 2 करेगा 3 के साथ, क्या बन जाएगा आपके पास 2 3। कॉमा लगा दें दोबारा से, यही 2 आपके साथ 5 से करेगा, क्या बन जाएगा 2 और 5। बस आपने ये काम करना और कुछ भी नहीं करना। ठीक है, कॉमा लगाएं। अब 3 करेगा 1 के साथ, ये बन जाएगा आपके पास 3 1। और जो है 3 3 से करेगा तो आपके पास 3 3 आ जाएगा। लास्ट में 3 5 जब आपस में करेंगे ये बन जाएगा 3 और आखिर में 5। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आ गया इसका आंसर। मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ आ गया होगा। बिल्कुल यही काम करना है, बड़ी आसान इसके अंदर ये मल्टीप्लिकेशन है, कार्टेशियन मल्टीप्लिकेशन इसको कहते हैं। ठीक है, तो ये यकीनन आपको समझ में आ गई होगी। पार्ट नंबर 2 अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हुआ। पार्ट नंबर 3 में आ जाते हैं। पार्ट नंबर 3 आपके सामने मौजूद है। अब ये क्वेश्चन देखें, थोड़ा सा चेंज है। कह रहा है कार्टेशियन मल्टीप्लिकेशन तो करनी है, लेकिन आगे इसने ब्रैकेट में दे दिया बी यूनियन सी। अब ये क्या मामला है, देखें मैंने आपको क्या बताया था पिछली ही एक्सरसाइज में, जब भी ऐसी कोई कंडीशन आ जाए ना, ब्रैकेट आ जाए, आपने सबसे पहले सॉल्व करना है ब्रैकेट को। यानी कि हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले निकालना है बी यूनियन सी, और ये आपको अच्छे तरीके से आता है। अब देखें भाई, सेट बी किसके बराबर है, सेट बी बराबर है, खुद इसने बताया ये है 2 और 3 के। ठीक है, यूनियन आपने निकालना है, किसके साथ निकालना है, सी के साथ। सेट सी किसके बराबर है, ये बराबर है 1 3 और 5 के। ठीक है, दोनों का यूनियन जब निकल जाएगा क्या बन जाएगा कि बी यूनियन सी बराबर है, तरतीब के साथ हमने लिखना होता है, ये हो जाएगा 1 2 3 और साथ में 5। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप में। नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमने ए के साथ इसकी कार्टेशियन मल्टीप्लिकेशन करवानी है, ऐसा ही है ना। तो हम क्या करते हैं भाई, इसको कर लेते हैं। देखें भाई, दोनों को हम ये जो है कार्टेशियन मल्टीप्लिकेशन करवाने जा रहे हैं। सेट ए किसके बराबर था भाई, ये बराबर था हमारे पास 1 और 2 के। ठीक है, क्रॉस हमने करवाना है किसके साथ, बी यूनियन सी, जो हमने निकाला अभी वो क्या है 1 2 3 और साथ में 5। ठीक है, अब हमने करनी है कार्टेशियन मल्टीप्लिकेशन, यानी कि पहले ये 1 जो है ये इन सब के साथ क्रॉस करेगा, उसके बाद 2 करेगा। देखें भाई किस तरह से करेंगे, एक ब्रैकेट आप लगाएंगे कर ली, उसके बाद छोटे ब्रैकेट पे आ जाएंगे। 1 जब 1 से करेगा क्या बनेगा, 1 1 बन जाएगा। फिर 1 2 से करेगा बन जाएगा 1 2। 1 जो है 3 से करेगा 1 3 बनेगा। 1 जो है 5 से करेगा 1 5 बनेगा। सिंपल सी बात है। आ जाए नेक्स्ट पे, 2 जब 1 से करेगा क्या बनेगा भाई, ये 2 1 बन जाएगा। और जो है 2 जब 2 से करेगा क्या बनेगा भाई, 2 2 बनेगा। 2 जब 3 से करेगा 2 3 बनेगा। लास्ट में 2 जब 5 से करेगा ये 2 5 बनेगा, और यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, बस ये आपने काम करना है और कुछ भी नहीं करना। बड़े आसान क्वेश्चन है, परेशान होने की ज़रूरत तो है ही नहीं आपको। ठीक है, देखें भाई पार्ट नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। अब हम आ जाते हैं इसके पार्ट नंबर 4 में। पार्ट नंबर 4 में आ गए हैं स्टूडेंट्स। पार्ट नंबर 4 आपके सामने मौजूद है। बिल्कुल वही चीज़ हमने करनी है, पहले यूनियन निकालना है। आपके सामने मैं लिख भी चुका हूँ, ए यूनियन सी को। देखें भाई, ए यूनियन सी किसके बराबर है, सबसे पहले आ जाए सेट ए में। ए सेट किसके बराबर है भाई, ये बराबर है 1 2 के। ठीक है, यूनियन हमने निकालना है भाई सी के साथ। सेट सी किसके बराबर है, ये बराबर है 1 3 और 5 के। ठीक है, पहले इनका यूनियन निकालना है, क्या बनेगा ए यूनियन सी। तरतीब के साथ हमने लिखना है, तो ये हमारे पास बन जाएगा 1 2 3 और लास्ट में हमारे पास आ जाएगा 5। ठीक है, क्लियर हो गया मामला। अब हमने करना है कार्टेशियन मल्टीप्लिकेशन। ठीक है नहीं, यानी कि हमने बी के साथ इसको कार्टेशियन मल्टीप्लिकेशन करानी है। तो सेट बी देखें किसके बराबर है, ये बराबर है हमारे पास 2 3 के, ऐसा ही है। और जो है मल्टीप्लाई किससे होगा, ए यूनियन सी से, वो क्या था 1 2 3 और 5। ठीक है, तो हमने क्या करना है, दोनों के साथ इसको जो है कार्टेशियन मल्टीप्लिकेशन करानी है। पहले 2 से करा लेते हैं,
ये हमारे पास बन जाएगा, देखें भाई 2 1, देन हमारे पास आ जाएगा 2 2 और आ जाएगा 2 3, उसके बाद आ जाएगा 2 5। ठीक है भाई, यहाँ तक कहानी समझ में आ गई। आ जाए नेक्स्ट में, अब 3 की बारी आ जाएगी। 3 1 से करेगा आ जाएगा 3 1, 3 2 से करेगा 3 2 आ जाएगा, 3 और 3 करेंगे भाई 3 3 हो जाएंगे। लास्ट में 3 जब 5 से करेगा ये बन जाएगा 3 5। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ जाएगा इसका आंसर। मुझे उम्मीद है बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। पार्ट नंबर 4 भी अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया। आ जाते हैं इसके लास्ट पार्ट में, यानी कि पार्ट नंबर 5 में। पार्ट नंबर 5 में स्टूडेंट्स हम आगे हैं। पार्ट नंबर 5 देख लें आप, 2 ब्रैकेट्स आपको दिए हुए हैं, दोनों में इंटरसेक्शन है। लास्ट में हमने क्या करना होगा, क्रॉस। पहले आप आ जाएँ ए इंटरसेक्शन बी में। ए इंटरसेक्शन बी आप निकाल लें सबसे पहले। ए इंटरसेक्शन बी बराबर, अब देखें भाई सेट ए किसके बराबर है, भाई ये बराबर है 1 2 के। इंटरसेक्शन हमने निकालना है बी के साथ। सेट बी किसके बराबर है, ये बराबर है 2 और साथ में 3 के। अब आप अच्छे से जानते हैं इंटरसेक्शन में हमने कॉमन एलिमेंट्स लिखने होते हैं, और कॉमन एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर क्या है, एक अकेला 2, ऐसा ही है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट में, किस में आएंगे भाई, अब हम आएंगे बी इंटरसेक्शन सी में। अब देखें बी बराबर है 2 3 के। ठीक है, इंटरसेक्शन आएगा वैसा का वैसा। और सी किसके बराबर है, ये बराबर है 1 3 5 के। ठीक है, आ जाए इंटरसेक्शन में, किस तरह से निकलेगा। कॉमन एलिमेंट आपको एक ही नज़र आ रहा है, वो कौन सा है, सिर्फ और सिर्फ 3। ठीक है, अब हमने क्या करना है, लास्ट स्टेप में आना है। दोनों को आपस में क्या करना है, कार्टेशियन मल्टीप्लिकेशन करवानी है, यानी कि ओरिजिनल क्वेश्चन में आना है हमने। तो अब हमारे पास ये क्या बन जाएगा, किस तरह से बन जाएगा, देखें भाई ये हमारे पास बन जाएगा कुछ इस तरह से। ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर आया था, भाई ये बराबर आया था 2 के। मल्टीप्लाई किससे होगा, इंटरसेक्शन सी के साथ, तो ये आया किसके बराबर, ये बराबर आया था 3 के। दोनों को जब आप आपस में कर देंगे आपके पास सिर्फ और सिर्फ आंसर आ जाएगा 2 और साथ में 3। ठीक है स्टूडेंट्स, बस इस तरह से ये आपने करना है और ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। तो मुझे उम्मीद है ये पार्ट नंबर 5 भी बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। हमारा इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 भी अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया। मुझे उम्मीद है बहुत अच्छे तरीके से ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आ जाते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में स्टूडेंट हम आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, आपके सामने लिखा हुआ मौजूद है। कह रहा है कि इफ़ ए इज़ इक्वल टू 5 6 एंड बी इज़ इक्वल टू 1 2 3 देन फाइंड। 4 पार्ट इसने दिए हैं। नंबर 1 आपके सामने लिखा हुआ है कि 3 रिलेशंस इन ए क्रॉस बी। हमने 3 रिलेशन मालूम करने हैं ए क्रॉस बी के अंदर। अब देखें, बात समझ लें, रिलेशन जो है इसके अंदर ऐसे फाइंड नहीं किया जाएगा। सबसे पहले हमने ऐसी कार्टेशियन मल्टीप्लिकेशन करवानी होगी जो अभी हमने इससे पिछले क्वेश्चन में की थी। ठीक है, हम क्या करते हैं, सबसे पहले ऐसी कार्टेशियन मल्टीप्लिकेशन करवा लेते हैं। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, आपने कुछ भी वही करना है जो आपने पिछले क्वेश्चन में किया था। देखें, ए क्रॉस बी आपके सामने लिखा हुआ मौजूद है। हम अच्छे से जानते हैं सेट ए जो है हमारे पास वो किसके बराबर है, वो बराबर है हमारे पास 5 और 6 के। ये आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा 6। क्रॉस करवाना है सेट बी के साथ। बी किसके बराबर है, ये बराबर है 1 2 और 3 के। ठीक है, मुझे उम्मीद है ये चीज़ समझ में आ गई होगी अच्छे तरीके से। तो ए क्रॉस बी किसके बराबर आएगा भाई, ये बराबर आएगा, देखें 5 जो है इन तीनों से करेगा, पता है ना, अभी बताया था। 5 1 बन जाएगा, 5 फिर साथ में 2 बन जाएगा, और 5 के साथ फिर 3 बन जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया मामला। आ जाए नेक्स्ट में, अब 6 की बारी आ जाएगी। 6 किसके साथ करेगा, 1 के साथ, तो 6 1 बन जाएगा। 6 2 के साथ करेगा, 6 2 बन जाएगा। 6 3 के साथ बनेगा तो 6 3 बन जाएगा। ठीक है, ये चीज़ तो आपको अच्छे से आती है। अब हमने क्या करना है, अब हमने फाइंड करने हैं इसके रिलेशंस। और कितने रिलेशन फाइंड करने हैं, हमने फाइंड करने हैं इसके 3 रिलेशंस। तो देखें भाई, रिलेशन नंबर 1 में हम आ गए। अब इसके अंदर करना क्या है, इसके अंदर आपने ये जो आपका जो आंसर आया ना, यानी कि जो क्रॉस करवाने के बाद जो जो हमारे पास जो एलिमेंट्स यहाँ पर आए हैं, हमने क्या करना है, जस्ट उनको यहाँ पर लिखना है। आप चाहें तो एक सिर्फ इसको उतार दें, मिसाल के तौर पर इसको उतार के यहाँ लिख दें, ये एक रिलेशन बन जाएगा। आप चाहें तो साथ में इसको भी लिख दें, कोई मसला नहीं है। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ पर इसको भी लिख दें, कुछ भी आप लिख दें, कोई मसला नहीं, लेकिन इनमें से ही होना चाहिए, बस ये आपने काम करना है। अब देखें भाई, या तो मैं इसको अपनी तरफ से लिख दूं या फिर हम किताब को ही फॉलो करें। मसला पता है क्या है, मसला ये है कि मैं अगर अपनी तरफ से लिख भी दूंगा ना, फिर बच्चों के कमेंट्स आना शुरू हो जाएंगे, सर ये तो आंसर है ही नहीं, आपका आंसर चेंज है, सर आपके पास किताब चेंज है, आप अपनी किताब चेंज करें, आप 2024 की या 25 की किताब लें। हालांकि ऐसा मामला है ही नहीं। इसके अंदर आपने कोई भी एक उठा लें, 2 उठा लें, 3 उठा लें,
4 उठा लें, कितने भी उठा लें आप इसके अंदर, बस आपने वो लिखने और कुछ भी नहीं लिखना। तो मैं जस्ट क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर बुक को फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है, बस ये मसला है, बाकी कोई परेशानी की बात नहीं है। अब देखें बुक में आपको क्या दिया हुआ है, R1 जो आपको दी हुई है उन्होंने सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है ये वाला, ठीक है, यानी कि आपके पास आ जाएगा यहाँ पर 5 2, ठीक है, उसके बाद आपके पास आ जाएगा 5 3, ठीक है भाई, ये आपका हो गया रिलेशन नंबर 1, ठीक है। अब हम आएंगे किसके अंदर, रिलेशन नंबर 2 में। रिलेशन नंबर 2 में आपके पास क्या आ जाएगा भाई, आपकी मर्ज़ी है, आप इसको उठा लें, चले अब आप उठा लें 5 और 5 1 को उठा लें। अब देखें रिलेशन नंबर 1 में 5 1 को मैंने उठा लिया, और जो है यहाँ से देखें 6 3 है, इसको उठा लें, ये आ गया, ठीक है, और ये आपका रिलेशन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। अब आ जाएं आप रिलेशन नंबर 3 के अंदर। इसके अंदर जो है आप चाहें तो, मैंने आपसे अभी कहा था ना, आप कोई एक एलिमेंट उठा लें, कोई मसला नहीं, आप इसको उठा लें यहाँ पर 6 और साथ में 2, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आ जाएगा, देखें इसका आंसर। मुझे उम्मीद है बहुत अच्छे तरीके से ये क्वेश्चन जो है आपको समझ में आ गया होगा, परेशानी की कोई बात नहीं है। बस आपने क्या करना है, पहले कार्टेशियन मल्टीप्लिकेशन निकालनी है और उसके बाद उसके जितने रिलेशन वो कहे उतने आपने यहाँ पर लिखने हैं, ठीक है भाई। यकीनन आपको समझ में आ गया होगा, और ये आप अपनी मर्ज़ी से लिख सकते हैं। दोबारा से बता रहा हूँ, मैं किताब को फॉलो कर रहा हूँ, इस वजह से ये मैंने किताब वाला ही आंसर लिखा है, ठीक है भाई। पार्ट नंबर 1 कंप्लीट हुआ। आ जाते हैं भाई पार्ट नंबर 2 में। देखिए मैं नेक्स्ट में आ गए हैं, पार्ट नंबर 2 आपके सामने लिखा हुआ मौजूद है। कह रहा है कि 4 रिलेशंस इन B क्रॉस A, 4 रिलेशन मालूम करने हैं, लेकिन इस दफ़ा किस में, B क्रॉस A में। तो सबसे पहले हमने क्या करना है भाई, सबसे पहले हमने इसकी कार्टेशियन मल्टीप्लिकेशन करवानी है, ठीक है। अच्छे से आप जानते हैं सेट B जो है वो किसके बराबर है भाई, वो बराबर है हमारे पास 1 2 और साथ में 3 के। मल्टीप्लाई किसके साथ होगा भाई, ये मल्टीप्लाई होगा A के साथ। A किसके बराबर है, A बराबर है 5 और 6 के, ठीक है। दोनों मल्टीप्लाई होकर किस तरह बनेंगे, आप देखें 1 पहले इसके साथ करेगा, ये आपके पास यहाँ पर आ जाएगा 1 आ जाएगा, साथ में 5 आ जाएगा, ठीक है। अब 1 6 से करेगा तो ये बन जाएगा 1 6, ठीक है। 1 का मामला क्लियर हुआ। आते हैं 2 पर। 2 जब 5 से करेगा क्या बन जाएगा आपके पास, 2 और 5। यही 2 जब 6 से करेगा हमारे पास आ जाएगा 2 6। अब 3 की बारी आ गई। 3 जब 5 से करेगा आपके पास आ जाएगा 3 5, और जो है 3 जब 6 से करेगा लास्ट में आपके पास आ जाएगा 3 6, ठीक है भाई। यहाँ तक आपको बात समझ में अच्छे से आ गई, क्लियर हो गया मामला सारा। अब हम आते हैं इसके रिलेशंस के अंदर। कितने रिलेशन कहे भाई, 4 रिलेशन कह रहा है। रिलेशन नंबर 1 में आ जाते हैं। अब देखें भाई किताब को फॉलो कर रहे हैं, अभी मैंने आपको बताया था किताब के आंसर के हिसाब से हम चलते हैं। तो देखें भाई रिलेशन नंबर 1 में हमारे पास उसने क्या दे दिया, एक इसने दे दिया यहाँ पर 2 और साथ में 5, ठीक है भाई। ये रिलेशन नंबर 1 हो गया, क्लियर हुआ। आ जाए रिलेशन नंबर 2 में। रिलेशन नंबर 2 में देखें इसने हमें यहाँ पर क्या दिया, एक ही एलिमेंट यहाँ पर इसने दिया 3 और साथ में 5। जैसे मैंने आपको अभी बताया था, आप चाहें तो 1 लिख लें, चाहे 2 लिख लें, चाहे 1 भी नहीं लिखें, लेकिन उसकी जगह आपने क्या करना होगा, खाली सेट लगाना होगा, ठीक है ना। खाली सेट वाला क्वेश्चन भी आ जाएगा हमारे पास, हम उसको कर लेंगे, मसला नहीं है। अब आप आ जाएँ रिलेशन नंबर 3 के अंदर। रिलेशन नंबर 3 में हमारे पास देखें क्या दिया हुआ उसने, हमारे पास उसने यहाँ पर दिया हुआ है 2 5। अब देखें आपके जहन में आएगा कि सर 2 5 तो ऊपर भी था, यहाँ पर भी आ गया। तो भाई देखें ये चीज़ जो है आप जो है रिपीट भी कर सकते हैं, ठीक है। एक चीज़ यहाँ दे दी है ना आपने, वो यहाँ पर भी दे सकते हैं, यहाँ पर भी दे सकते हैं, यानी कि ये एलिमेंट्स जो है रिपीट हो सकते हैं। अब देखें ये 2 5 यहाँ पर आया, इधर भी आया। अब ये 3 5 इधर है ना, यहाँ पर भी आ जाएगा, ठीक है ना। आपकी मर्ज़ी है, आप जो चाहें लिखना चाहें, कोई मसला नहीं है। यहाँ पर देखें रिलेशन नंबर 3 भी कंप्लीट हुआ। लास्ट रिलेशन है हमारा रिलेशन नंबर 4। हम आ जाते हैं इसके अंदर। इसके अंदर हमारे पास क्या मौजूद है भाई, एक मौजूद है हमारे पास 3 5 है, और जो है एक हमारे पास मौजूद है 1 5, ठीक है स्टूडेंट्स। लास्ट हमारे पास मौजूद है क्या है, 3 6, ठीक है भाई। यहाँ पर देखें हमारा जो है पार्ट नंबर 2 जो था ये भी हमारा कंप्लीट हुआ। उम्मीद है बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट में आ जाते हैं, और नेक्स्ट हमारा क्या है, पार्ट नंबर 3। स्टूडेंट्स हम आ गए हैं। ये थोड़ा सा क्वेश्चन आपको अजीब लगेगा, क्यों, इसका रीज़न क्या है। तीसरा पार्ट क्या लिखा है, 5 रिलेशन। चलो ठीक है 5 रिलेशन मालूम करने कोई मसला नहीं है, लेकिन आगे लिखा इन बी, सिर्फ बी लिखा हुआ, आगे कुछ दिया ही नहीं इसने। अब इस बी का मतलब क्या है, बी का मतलब बी ही होता है, ठीक है। यानी कि आपने क्या करना है, बी को क्रॉस करवाना है, किसके साथ, बी के साथ ही आपने क्रॉस करवाना है, ठीक है भाई। तो ये किस तरह से बन जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा, देखें सेट बी किसके बराबर है, ये बराबर है 1 2 और 3 के। क्रॉस किसके साथ होगा, इसी के साथ होगा, तो ये बन जाएगा दोबारा से 1 2 3, ठीक है। अब आप अच्छे से जानते हैं करना क्या है, पहले 1 जो है इन 1 2 3 से करेगा, ये आपके पास आ जाएगा 1 1, ठीक है। फिर आ जाएगा आपके पास 1 2, देन आ जाएगा आपके पास 1 3, क्लियर हो गया 1। आ जाए भाई 2 के ऊपर।
आपके पास यहाँ आ जाएगा 2 1, उसके बाद आ जाएगा 2 2, देन आपके पास आ जाएगा 2 3। ठीक है, क्लियर हो गया मामला। उसके बाद आ जाए 3 के ऊपर, यहाँ आपके पास आ जाएगा 3 1, उसके बाद आ जाएगा 3 2, लास्ट आपके पास यहाँ पर आ जाएगा 3 और साथ में 3। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। अब आते हैं हम इसके रिलेशंस के ऊपर। रिलेशन नंबर 1, कितने रिलेशन फाइंड करने हैं? 5 रिलेशन फाइंड करना है। रिलेशन नंबर 1 में आ जाते हैं। अब देखें भाई, रिलेशन नंबर 1 में आ गए। मैंने आपको अभी बताया था आप चाहें तो इसके अंदर खाली सेट भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो मिसाल के तौर पर रिलेशन नंबर 1 में एक आ गया, चलें खाली सेट, क्योंकि किताब को फॉलो कर रहे हैं ना, आपकी मर्जी है, आप चाहें तो भाई इसको लिख लें, इसको लिख लें, किसी को भी लिख लें। अब रिलेशन नंबर 2 है, उसके अंदर एक तो इसने दे दिया यहाँ पर 1 1 और साथ में दे दिया 1 2। ठीक है, 2 रिलेशन हो गए। तीसरे में आ जाए रिलेशन नंबर 3। अब इस रिलेशन के अंदर क्या है आपको नज़र आ रहा है, आपकी बुक के अंदर मौजूद होगा, ये है हमारे पास 2 1 हो गया और साथ में 2 3 हो गया। ठीक है, ये रहा 2 1, ये रहा 2 3। सही है भाई, 3 रिलेशन हो गए। रिलेशन नंबर 4 में आ जाए। रिलेशन नंबर 4 इसने आपको यहाँ पर देखें क्या दिया। रिलेशन नंबर 4 में इसने यहाँ पर दिया है हमारे पास 1 2 है। ठीक है, और जो है 2 2 है और साथ में 3 3 है। ठीक है भाई, ये हमारे कितने रिलेशन हो गए? ये हमारे 4 रिलेशन हो गए। आखिरी रिलेशन में आ जाते हैं, रिलेशन नंबर 5 के अंदर। रिलेशन नंबर 5 में एक आ जाएगा हमारे पास 1 1। ठीक, और जो है एक आ जाएगा हमारे पास 2 2 और एक आ जाएगा हमारे पास 3 3। ठीक है स्टूडेंट्स, देखें इस तरीके से आपने करना है। आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी से भी कर सकते हैं। दोबारा बता रहा हूँ, इसके अंदर कोई परेशानी की बात नहीं है। जस्ट आपने क्या करना है, अपनी मर्ज़ी से कर लें या किताब को फॉलो कर लें। कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, आपका ये जो है क्वेश्चन करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आ गया इसका आंसर। मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। यहाँ हमारा इस क्वेश्चन का पार्ट नंबर जो है 3 भी कंप्लीट हो गया। अब हम आ जाते हैं इसके पार्ट नंबर 4 में। अब देखें भाई, लास्ट पार्ट में आ गए हैं। लास्ट पार्ट आपके सामने लिखा हुआ मौजूद है, कह रहा है कि ऑल रिलेशंस इन ए। अब ये ऑल रिलेशन का मतलब क्या है? पहली बात तो आप समझ लें, ए आपको दिया है यहाँ पर, उसका मतलब तो आप समझ ही गए होंगे क्या है इसका मतलब, ए क्रॉस ए, क्योंकि पिछला क्वेश्चन आपका ऐसा ही था, इसलिए आपको यकीनन समझ में आ गया होगा। ये तो चलें, आपको बात समझ में आ गई। इस ऑल रिलेशन का मतलब क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम क्या करते हैं, फ़िलहाल इसका जो है कार्टेशियन मल्टीप्लिकेशन निकाल लेते हैं। देखें, सेट ए हमारे पास किसके बराबर है? वो बराबर है 5 और साथ में 6 के। ऐसा ही है, मल्टीप्लाई किससे होगा? 5 6 से ही होगा, सीधी सी बात है। ठीक है सर, अब हमने क्या करना है, आगे इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करना है, वो आप अच्छे से जानते हैं। 5 5 से करेगा, आपके पास आ जाएगा 5 और 5। ठीक है, 5 को 6 से करेंगे, 5 6 बन जाएगा। अब 6 की बारी आ जाएगी। 6 जब 5 से करेगा 6 5 आएगा, और 6 को 6 से करेंगे तो 6 और 6 आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ तो क्लियर हो गई, ये चीज़ मल्टीप्लिकेशन तो मुकम्मल हो गई। अब आपने करने हैं इसके रिलेशन फाइंड। अब हमें कैसे पता चलेगा? आपके जहन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ऑल रिलेशन का मतलब तो आप समझ गए कि तमाम रिलेशन, अब वो कितने होते हैं वो हमें कैसे पता चलेगा? सर मैं आपको अभी बता देता हूँ। देखें, यहाँ पर आपके कितने एलिमेंट्स आपको नज़र आ रहे हैं? 1 2 3 4। अब देखें, इसको फाइंड करने का एक फार्मूला है। क्या फार्मूला है कि 2 है और उसके ऊपर पावर आ जाएगा n का। 2 का पावर n मतलब नंबर ऑफ टर्म, n का मतलब मैंने आपको बताया था नंबर ऑफ टर्म। अभी कितने नंबर ऑफ टर्म है? देखें भाई, हमारे पास n कितने थे, यानी कि नंबर्स कितने हैं इसके अंदर? 1 2 3 4। कितने टर्म आ गए हमारे पास? 4। और देखें 2 की पावर 4 का मतलब क्या है, यानी कि 2 कितनी बार है सर? वो है 4 मरतबा, यानी कि ये क्या हो गया, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 और 8 2 ज़ा 16। ठीक है, यानी कि हमने इसके तकरीबन 16 रिलेशन फाइंड करने हैं। ठीक है ना, यानी कि रिलेशन नंबर 1, रिलेशन नंबर 2 3 4 ऐसे करते करते हमने जो है 16 रिलेशन जो है इसके फाइंड करने हैं। अब देखें भाई, ये जो क्वेश्चन है आपकी जो बुक के अंदर दिया हुआ, बहुत सारे उसने जो है आपके पास एलिमेंट्स दिए हैं। अब उसके अंदर उसको अगर मैंने फॉलो किया फिर तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। वीडियोज़ वैसे ही लॉन्ग हो जाती हैं, फिर बच्चों के कमेंट्स आ रहे होते हैं कि सर जो है आपने इतनी लंबी वीडियो अपलोड कर दी, ये हो गया फला हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको अपनी तरफ से लिख रहा हूँ, जिस तरीके से मैंने आपको तरीका समझाया था। आपकी मर्ज़ी है, आप इसको जैसे चाहे फॉलो कर लें। ठीक है ना, पहले पिछले जो 3 क्वेश्चन थे वो तो मैंने वैसे बिल्कुल वैसे ही कराया जैसे बुक के अंदर दिए हुए थे। अब मैं इसको जो है अपने हिसाब से करवा रहा हूँ। ठीक है भाई, अब देखें किस तरीके से। अब ये रिलेशन नंबर 1 है हमारा, मैंने आपको बताया था आप इसके अंदर खाली सेट भी लगा सकते हैं। ठीक है, एक खाली सेट आपके पास आ गया। और उसके बाद रिलेशन नंबर 2 में आ जाए, कोई भी एक उठा लें। मिसाल के तौर पर आपके पास आ गया यहाँ पर 5 और 5। ठीक है, 5 5 आपने कर दिया। रिलेशन नंबर 3 में आ जाएं, इसके अंदर आप भी दोबारा 5 5 उठा लें, या चलें आप 6 6 उठा लें। ठीक है, ऐसे करते करते जो है आपने इसको कंप्लीट करना है। रिलेशन 4 में आप इसको उठा लें, 5 6 को उठा लें। ठीक,
रिलेशन नंबर 5 में आ जाए, दोबारा से इसको उठा लें 5 को, कोई मसला नहीं है। आप एक ही चीज़ को दोबारा से भी रिपीट कर सकते हैं। 5 हो गए। यहाँ पर नंबर 6 में आ जाए, रिलेशन नंबर 6 के अंदर आप जो है इसके अंदर चाहें तो 2 रिलेशन लिख लें, 5 6 लिख लें, और जो है 6 6 लिख लें, वो तो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। अच्छा भाई, रिलेशन नंबर 7 में आ जाएं, इसके अंदर जो है आप जो है 6 5 लिख लें। रिलेशन नंबर 8 में आ जाएं, इसके अंदर आप 5 5 लिख लें, ठीक। और रिलेशन नंबर 9 में आ जाएं, इसके अंदर आप 6 6 लिख लें। रिलेशन नंबर 10 में आ जाएं, इसके अंदर आप क्या करना है, आपने भाई 5 और 6 लिख लें, कोई मसला नहीं है, आपकी मर्ज़ी है, जैसे चाहें आप इसको लेकर चल लें, ठीक है। अब आप आ जाएं रिलेशन नंबर 11 में। आप जो है इसके अंदर क्या लगाएंगे सर, आप इसके अंदर लगा लें 5 5, दोबारा से लगा लें। रिलेशन नंबर 12 में आ जाएं और इसके अंदर आप जो है 6 5 लगा लें, ठीक है। रिलेशन नंबर जो है 13 है, इसके अंदर आ जाएं, आप इसके अंदर 5 6 लगा लें। रिलेशन नंबर 14 है, इसके अंदर जो है आप जो है 6 6 लगा लें। रिलेशन नंबर 15 है, इसके अंदर जो है आप चाहें तो इसके अंदर चलें हम जो 2 एलिमेंट्स लिख देते हैं, कोई मसला ही नहीं है। 5 5 कर लें और जो है 5 6 कर लें, ठीक है। लास्ट में आ जाएं 16वां जो हमारा रिलेशन है, रिलेशन नंबर 16, उसके अंदर जो है हम लास्ट में आ जाते हैं, यानी कि 6 और 6 कर लेते हैं, कोई मसला ही नहीं है, कोई परेशानी की बात ही नहीं है। देखें इस तरीके से हमारे 16 रिलेशन हो गए, क्योंकि देखें यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है ना 16 रिलेशन फाइंड करने थे हमें, और उसका कैसे फाइंड करने का फार्मूला ये आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ मौजूद है। तो देखें इस तरीके से ये क्वेश्चन यहाँ पर मुकम्मल हो गया। मुझे उम्मीद है बहुत अच्छे तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर हमारा इस एक्सरसाइज के 4 क्वेश्चन अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गए। अब हम आ जाते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में स्टूडेंट्स हम आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने लिखा हुआ मौजूद है। क्वेश्चन में कह रहा है कि फॉर 2 सेट्स ए एंड बी, 2 सेट्स की बात कर रहा है, एक सेट ए है एक सेट बी है, ठीक है। कह रहा है इफ़ ऑर्डर ऑफ ए, ये जो ओ आपको नज़र आ रहा है इसका मतलब है ऑर्डर। कह रहा है इफ़ ऑर्डर ऑफ ए इज़ इक्वल टू 3 एंड ऑर्डर ऑफ बी इज़ इक्वल टू 4, देन फाइंड नंबर ऑफ ऑल बाइनरी रिलेशंस इन ए क्रॉस बी, ठीक है, या ए प्रोडक्ट बी। देखिए आप ये जहन में आपके आ गया होगा कि सेट ए क्या है, सेट बी क्या है। अब ये ऑर्डर ऑफ ए या ऑर्डर ऑफ बी ये क्या है। देखें भाई, आपको मालूम है, हमने पढ़ा था, मिसाल के तौर पर आपके पास एक सेट आया, उसके अंदर यहाँ पर आपको नज़र आ गया भाई, मिसाल के तौर पर एक था आपके पास 1 2 था, देन आपके पास कोई भी आ गया नंबर, मिसाल 2 3 आ गया या 3 4 आ गया, ठीक है। अब देखें ये सेट के अंदर जो एलिमेंट्स है ना, ये क्या है, ये इसके ऑर्डर हैं, ठीक है। यानी कि आप ऐसे समझ लें, ऑर्डर मीन्स एलिमेंट्स, ठीक है। ऑर्डर मीन्स एलिमेंट्स, यानी कि अब मतलब क्या हो गया क्वेश्चन का मतलब ये हो गया कि हमारे पास जो सेट ए है उसके अंदर, जैसे देखें ये 3 एलिमेंट्स हैं, यानी कि 3 ऑर्डर हो गए। सेट बी है, उसके अंदर कितने एलिमेंट है, 4। कह रहा है क्या है क्वेश्चन में, कह रहा है दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि सेट ए और सेट बी जो है इन दोनों के ऑर्डर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, बस हमने ये करना है इसके अंदर। तो देखिए भाई, हम यहाँ पर इसको किस तरह से करेंगे, हम यहाँ पर करेंगे सॉल्यूशन के बाद कि ऑर्डर ऑफ ए जो है हमारे पास वो कितना है भाई, वो हमारे पास है 3, और जो है ऑर्डर ऑफ बी हमारे पास कितना है भाई, खुद उसने क्वेश्चन में इसने बताया, वो हमारे पास है 4। करना क्या है, हमने ऑर्डर ऑफ ए क्रॉस बी फाइंड करना है, ऑर्डर ऑफ ए क्रॉस बी ये हमने करना है। यानी कि मतलब क्या होगा, हमने 3 को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 4 के साथ। तो देखें क्या आएगा, ऑर्डर ऑफ ए क्रॉस बी हमारे पास देखें क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 12। ठीक है भाई, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। एक चीज़ हमारी रह गई है इस क्वेश्चन में, एक चीज़ हमारी रह गई है। आगे देखें क्या कह रहा है कि देन फाइंड नंबर ऑफ ऑल बाइनरी रिलेशंस इन ए क्रॉस बी। अब इसके अंदर रिलेशन कितने बन रहे हैं हमने ये फाइंड करना है, ठीक है। आपको याद होगा मैंने पिछले ही सवाल में जो है आपको एक फार्मूला बताया था कि क्या फार्मूला था, 2 का पावर n, याद है ना, 2 का पावर n, यानी कि नंबर ऑफ टर्म जो है वो आपने पावर में लेकर जानी है, किसके, 2 के पावर में। अब देखें हमारे पास नंबर ऑफ टर्म कितनी आई है, 12 आई है। तो देखें ये क्या बन जाएगा, 2 का पावर 12 बन गया ना। तो देखें भाई यही आ जाएगा इसका आंसर, किताब में यही इसका आंसर है। और अगर आप चाहें आप इसको भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 2 का पावर 12 कितना होता है भाई, ये होता है 4096, यानी कि इसका जो है रिलेशन है कितने बनेंगे, 4096 रिलेशन बनेंगे। याद होगा आपने, अभी हमने 16 रिलेशन वाला क्वेश्चन किया था, वो 16 रिलेशन करने में हमारा देखें कितना टाइम लग गया था। तो ये आपको करने में तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है ना। तो भाई फ़िलहाल जो है यहाँ पर हमारा क्वेश्चन मुकम्मल हो गया। किताब में यहाँ तक आंसर था, मैंने आगे इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करके आपको बता दिया, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया। मुझे उम्मीद है बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में।
क्वेश्चन नंबर 6 में स्टूडेंट्स हम आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने मौजूद है। क्वेश्चन में कह रहा है कि राइट द फॉलोइंग बाइनरी रिलेशंस ऑफ ए क्रॉस बी इन टेबलर फॉर्म। आपके पास जो है सेट ए दिया हुआ है, सेट बी आपको दिया हुआ नज़र आ रहा है। कह रहा है आपने इसको टेबलर फॉर्म में लिखना है, इनके रिलेशंस को, ठीक है। आगे कह रहा है सच दैट स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, यानी कि छोटा ए जिसका ताल्लुक है बड़े ए से और छोटे बी का ताल्लुक है बड़े बी से, यानी कि जहाँ पे छोटा ए आए उसका मतलब होगा बड़ा ए, जहाँ छोटा बी आए उसका मतलब होगा बड़ा बी। देखें ये आपको जो है ये चीज़ जो आपको यहाँ पे क्वेश्चन में दी है, समझे आप, एक तरह से कंफ्यूज करने के लिए आपको दी है, कोई मसला नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। अब एक चीज़ आप समझ लें, सबसे पहले हमने फाइंड करना है इसमें रिलेशन, लेकिन रिलेशन फाइंड करने से पहले आपको अच्छे से मालूम है हमने क्या करना होता है। हमने जो है इसके अंदर जो है कार्टेशियन मल्टीप्लिकेशन लाजमी करानी होती है। जहन में होगा ना आपके, कार्टेशियन मल्टीप्लिकेशन के बगैर आपके रिलेशन निकल ही नहीं सकते, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको निकाल लेते हैं। हम आते हैं सबसे पहले क्वेश्चन में खुद इसने बताया था सेट ए के बारे में, तो सेट ए लिख लेते हैं। सेट ए हमारा किसके बराबर है भाई, वो बराबर है 0 1 2 और साथ में 3 के, ठीक है। और जो है सेट बी पर आ जाते हैं। सेट बी किसके बराबर है भाई, ये बराबर है हमारे पास 2 4 6 और 8 के, ठीक है भाई। अब हमने क्या करनी है, सबसे पहले इसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है, कार्टेशियन मल्टीप्लिकेशन ही हमने इसकी करानी है। दोनों को हमने मल्टीप्लाई कराना है आपस में। किस तरह से कराएंगे आपको जैसे पहले भी बता चुका हूँ, हर एलिमेंट जो है हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेगा और वो ब्रैकेट में उसके साथ आ जाएगा। अब ये 0 जब 2 से करेगा क्या आएगा हमारे पास, 0 2 बन जाएगा, ठीक है। यही 0 जब 4 से करेगा हमारे पास क्या बनेगा, 0 4 बनेगा। और यही 0 जब 6 के साथ करेगा कि 0 6 बनेगा। और 0 जब 8 के साथ करेगा ये 0 8 बन जाएगा, ठीक है। आसान है, कोई मसला नहीं है, ठीक है भाई। 0 क्या मामला ख़त्म हो गया। अब हम आ जाते हैं 1 पर। अब देखें 1 जब 2 से करेगा क्या आएगा, 1 2। और यही 1 जब 4 से करेगा क्या आएगा, 1 4। यही 1 जब 6 से करेगा 1 6 आ जाएगा। यही 1 जब 8 से करेगा 1 8 आ जाएगा, ठीक है भाई। आगे कंटिन्यू चला देते हैं इसको। 2 की बारी आ जाएगी यहाँ पर। 2 जब 2 से करेगा 2 2 आ जाएगा। यही 2 जब जो है 4 से करेगा 2 4 आएगा। 2 जब 6 से करेगा 2 6 आएगा। और यही 2 जब 8 से करेगा तो 2 8 आ जाएगा। अब देखें 2 भी कंप्लीट हो गया, लास्ट रह गया हमारे पास 3। 3 पर आ जाए। 3 जब 2 से करेगा 3 2 आ जाएगा। यही 3 जब 4 से करेगा 3 4 आएगा। 3 जब 6 से करेगा 3 6 आएगा। लास्ट में 3 जब 8 से करेगा तो हमारे पास 3 8 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आपके पास समझ में अच्छे से आ गई होगी। देखें सारी हमारे पास जो है एलिमेंट्स आ चुके हैं, सारी इसके जो ऑर्डर जिसको हम कह सकते हैं ऑर्डर हमारे पास सारे आ चुके हैं। अब हम आते हैं सवाल के दूसरे पार्ट में। सवाल का दूसरा पार्ट देखें क्या कह रहा है। इसके अंदर इसने 3 पार्ट दे दिए, R1 R2 और R3, ठीक है। लिखा हुआ नज़र आ रहा है R1। ये इसके अंदर कह रहा है कि R1 जो है ये आपकी बराबर होनी चाहिए किसके, AB, ठीक है। और आगे इसने कह रहा है सच दैट बी जो है वो छोटा होना चाहिए 5 से, ठीक है भाई। दोबारा से समझ लें, एक दफ़ा फिर मैं बता देता हूँ। रिलेशन नंबर 1 जो हमने फाइंड करना है ना, किस तरह से करना है, ये जाहिर सी बात है एक ए होगा एक बी होगा। अब देखें एक हमारे पास जो पहला नंबर होगा वो ए कहलाएगा, दूसरा नंबर बी कहलाएगा, सिंपल सी बात है। अब देखें ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास बी है, क्योंकि देखें सेट ए के मेंबर क्या थे 0 1 2 3। तो ये इसके अंदर जो शुरू में आ रहे हैं ना, पहले नंबर पर जो एलिमेंट आ रहा है वो ए है, जो बाद में आ रहा है वो बी है। अब देखें इसको समझ लें आप, ए और बी की इसने बात की, सिंपल सी बात है ए और बी इसके अंदर मौजूद थे। लेकिन ये कह रहा है कि बी जो है ना 5 से छोटा होना चाहिए, यानी कि ए कोई भी हो, ए का नंबर कोई भी हो, 0 हो 1 2 3 कोई भी हो, बी जो है ना 5 से छोटे होने चाहिए। देखें इसके अंदर आपको 5 से छोटे क्या नज़र आ रहे हैं, आपको 5 से छोटा 2 नज़र आ रहा है, 4 नज़र आ रहा है, ये दोनों नज़र नहीं आ रहे। अब हमने देखें करना क्या है, हमने इसके अंदर ऐसे एलिमेंट्स ढूंढने हैं जिसके अंदर 5 से छोटे नंबर आ रहे हो, ठीक है। क्या 5 से छोटे नंबर आ रहे हो, तो देखा किस तरह से बन जाएगा वो, बिल्कुल आसान है। ये जो है हमारा ये रिलेशन हमारा देखें बिल्कुल आसान है, आराम से हो जाएगा। देखें भाई सबसे पहला हमारे पास क्या है, एक तो 0 आ जाएगा सबसे पहले, 0 वाले का मसला नहीं है। देखें एक ये आपके नज़र आ रहा है 2, क्योंकि 5 से छोटा है। देन उसके बाद देखें ये 0 4 नज़र आ रहा है, हम यहाँ पर लिख देंगे 0 4, ठीक है भाई, कंप्लीट हो गया मामला। ये 0 6 है, 6 तो 5 से बड़ा है, 0 8 में 8 बड़ा है। अब ये देखें 1 2 आपको नज़र आ रहा है, हम यहाँ पर 1 2 भी लिख देंगे, ठीक है। ये आ गया हमारे पास 1 2। और 1 4 भी आपको नज़र आ रहा है, तो ये 1 4 भी हमारे पास आ जाएगा। 1 6 आपको नज़र आ रहा है, 1 6 तो नहीं आ सकेगा, छोड़ देंगे। 1 8 भी नहीं आएगा। 2 2 आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 2 2, ठीक है। 2 4 आपको नज़र आ रहा है, तो 2 4 भी आ जाएगा। और 2 6 नहीं होगा, 2 8 भी नहीं होगा। 3 2 आपको नज़र आ रहा है, 3 2 हो जाएगा,
ठीक है, ये आ गया 3, ये आ गया 2, और जो है देखें भाई 3 4 आपके पास है तो 3 4 भी हो जाएगा, और 3 6 नहीं हो सकेगा, 3 8 नहीं हो सकेगा, बस ये देखें इतना ही होगा। ठीक है भाई, ये हमारे सारे मेंबर्स आ गए जो हमारे पास डी की मैं बात कर रहा हूँ 5 से छोटे थे। ठीक है ना, देखें हमारे पास कितने आए 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, और बुक में आप आंसर देखेंगे, बुक में भी आपका आंसर यही होगा। ठीक है भाई, तो मुझे उम्मीद है बहुत अच्छे तरीके से ये क्वेश्चन जो है आपको समझ में आ गया होगा। बड़े आसान क्वेश्चन है, कोई परेशानी की बात इसमें नहीं है। ठीक है, पार्ट नंबर 1 इसका हो गया कंप्लीट। आ जाते हैं पार्ट नंबर 2 में। पार्ट नंबर 2 में देखें क्या कह रहा है, हमारी जो R2 है उसके बारे में ये बात यहाँ पर कर रहा है। कह रहा है कि इसके अंदर कि जो है हमारे पास जाहिर सी बात है एक हमारे पास A होगा, एक हमारे पास B होगा। आगे कह रहा है सच दैट A प्लस बी ये बराबर होना चाहिए 9 के। मतलब देखें क्या हो गया इसका, मतलब इसका ये हुआ, आपने ये जो ऊपर जो हमारे पास जितने भी ऑर्डर्स आपको नज़र आ रहे हैं इसके अंदर आपने ऐसे 2 नंबर्स देखने हैं, ऐसे 2 आपको एलिमेंट्स देखने हैं जिनको जब हम प्लस करें ना वो 9 बन जाए। ठीक है, बात समझ में आ रही है। एक तो A होगा, एक B होगा, सिंपल सी बात है। दोनों का जब हम प्लस करें ना वो 9 बन जाए। अब हमने ऐसे नंबर्स देखने हैं। अब देखें भाई यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है 0 2 को प्लस करेंगे 9 तो नहीं बनेगा, तो ठीक है छोड़ देंगे। ना 0 4 बनेगा, ना 0 6, ना 0 8। 1 में 2 प्लस करेंगे 9 बन जाएगा क्या? जी नहीं, बिल्कुल नहीं बनेगा। इसको भी छोड़ देंगे, 1 4 भी नहीं सकेगा, ना 1 4 बन सकेगा, ना 1 6। 1 8 देखें यहाँ पर बन जाएगा, आपको नज़र आ रहा होगा। 1 में आप 8 प्लस करेंगे क्या बनेगा? 9 ही बनेगा ना। तो हमारी R2 जो है देखें क्या बन जाएगी, ये हम यहाँ पर लिख देंगे इस तरह से कि एक हमारे पास आ गया 1 और एक आ गया 8। ठीक है, एक चीज़ और हमारे पास शायद बन जाए यहाँ पर, देखें यहाँ पर 2 2 है, 2 4 है, 2 6 है, 2 8 है। इनमें जो दोनों का आप प्लस करते रहे 9 तो नहीं बनेगा, लेकिन ये 3 6 यहाँ पर आपको ऐसा नंबर नज़र आएगा कि दोनों का जब आप प्लस करेंगे क्या बन जाएगा, वो 9 बन जाएगा। तो इसको भी हम यहाँ पर लिख देंगे कि 3 और साथ में 6। इसके अलावा तो देखें कोई भी नंबर्स हमारे पास ऐसे नहीं है जिनको प्लस करने पर जो है हमारे पास 9 बन जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आ गया इसका आंसर। मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ आ गया होगा। पार्ट नंबर 2 भी अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया। अब हम आ जाते हैं इसके पार्ट नंबर 3 में। पार्ट नंबर 3 में स्टूडेंट्स हम आगे हैं। ये जो है इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है। इस रिलेशन में कह रहा है कि हमारे पास ए बी होगा, बिल्कुल होगा सर, सच दैट कह रहा है ए माइनस बी बराबर 1 के, यानी कि ए में से जब बी चला जाए ना, ए और बी को जब हम माइनस करें ना हमारे पास प्लस का 1 बन जाए। यानी कि ये हमारे पास जितने भी आपको ऑर्डर्स नज़र आ रहे हैं इनको जब हम माइनस करें ना हमारे पास जो है आंसर क्या आ जाए, 1 आ जाए। अब देखें 0 में से 2 जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा? जाहिर सी बात है 2 ही बचेगा। 0 में से 4 जाएगा, बिल्कुल सर हमारे पास 4 ही बचेगा। अब देखें ये 0 वाले तो किसी काम के हैं नहीं। इस तरफ आ जाए, 1 में से 2 जाएगा नहीं, ये बचेगा माइनस का 1। 1 में से 4 भी नहीं जाएगा, 1 में से 6 भी नहीं जाएगा, 1 में से 8 भी नहीं जाएगा। 2 में से 2 जाएगा तो 0 बच जाएगा, 2 में से 4 जाएगा, ये भी नहीं हो सकेगा। एक नंबर आपको यहाँ पर ऐसा नज़र आएगा जिसको आप जब माइनस करेंगे ना आपके पास यही आ जाएगा। ठीक है ना, समझ में आ रही है बात आपको? तो हम यहाँ पर किस तरह से लिख देंगे कि हमारा जो रेंज 3 है वो क्या है, 3 और साथ में 2। ठीक है, इसके अलावा तो देखें कोई भी नहीं है। 3 4 3 6 3 8 इनको माइनस करेंगे तो 1 तो नहीं आएगा कम से कम आपके पास। ठीक है, अब देखें 3 में से जब 2 चला जाएगा 1 ही बचेगा ना। इसका मतलब क्या हो गया, ये हमारा क्वेश्चन बिल्कुल 100% करेक्ट हो गया। मुझे उम्मीद है बहुत अच्छे तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 6 भी आपको समझ आ गया होगा। तो जल्दी से अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 में स्टूडेंट्स हम आगे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने लिखा हुआ मौजूद है। क्वेश्चन में कह रहा है इफ़ रिलेशन आर इज़ इक्वल टू एक्स वाई। ठीक है, एक रिलेशन है, उसको इससे नाम दे दिया आर का, क्योंकि आर से रिलेशन ही आएगा। कह रहा है वो एक्स वाई है और उसके अंदर वाई जो है वो बराबर है 2x + 5 के। ठीक है, इज़ इन जेड, और जेड क्या होता है? इंटीजर होता है, अच्छे से हम जानते हैं। कह रहा है देन फाइंड रेंज इफ़ डोमेन इज़ ये -2 -1 0 1 2। अब आपके जहन में आ रहा होगा सर ये रेंज क्या है, डोमेन क्या है? ऐसा ही है ना। देखें भाई, सादा सी एक प्यारी सी मिसाल देखें। आपके पास मिसाल के तौर पर एक जो है सेट आया, उसका एक मेंबर था 1, एक मेंबर था 2। मैं आपसे ये पूछूं कि इसके अंदर रेंज क्या है, डोमेन क्या है, कैसे बताएंगे आप? बिल्कुल सिंपल सी बात है। देखें जो इसके अंदर नंबर 1 पहले नंबर पर आपके पास जो भी एलिमेंट आया ना क्या होगा, वो डोमेन होगा। क्या होगा भाई? डोमेन होगा। और दूसरे नंबर पर आपके पास जो एलिमेंट आया ना वो क्या होगा, वो रेंज होगा। अब आपके जहन में बैठेगा सर ये याद कैसे करें? देखें इसका एक और आसान तरीका है जो हम जो है क्लास में अक्सर अपने स्टूडेंट्स को मैं बताता हूँ। क्या है कि भाई देखें, आपने पढ़ी है ABC, ठीक है ना, पढ़िए ना ABC। ABC के अंदर जो है आपके पास D पहले आता है या R पहले आता है?
सिंपल सी बात है, छोटे बच्चे से भी अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए ना, वो फ़ौरन हाथ खड़ा करके बताएगा कि सर पहले डी आएगा बाद में आर आएगा। ठीक है, यानी कि देखें पहले जो नंबर आ रहा है हमारे पास वो क्या कहलाएगा, वो डी कहलाएगा, और डी से क्या आता है डोमेन। बाद में जो नंबर आ रहा है वो क्या कहलाएगा, आर कहलाएगा, और आर से क्या आता है रेंज। सिंपल सी बात है। ठीक है, बात आपको समझ आ गई है। दोबारा से अगर एक में और मिसाल में आपको दूँ, एक में नंबर आपके पास आया यहाँ पर 5, एक आपके पास आ गया 4, के अंदर आपसे कहा जाए कि डोमेन और रेंज मालूम करें, क्या बताएंगे आप? सिंपल सी बात है, जो पहले नंबर पर आपको मिल रहा है वो डोमेन है, जो बाद में आपको मिल रहा है वो रेंज है। सिंपल सी बात है। ठीक है, यानी कि अब मिसाल के तौर पर आपके पास एक सेट आ रहा है, इसने यहाँ पर जिक्र किया है एक्स और वाई का। ठीक है, ए और बी का जिक्र नहीं किया इस दफ़ा, इसने जिक्र किया है एक्स और वाई का। तो इसका मतलब क्या हो गया, एक्स और वाई का मतलब देखें पहले नंबर पर क्या है आपके पास, पहले नंबर पे मैंने आपको भी बताया था डोमेन, यानी कि डोमेन हमारा किसके बराबर हो गया, एक्स के बराबर। तो देखें ये आपको इसने एक्स की वैल्यू यहाँ पर दी है। ठीक है ना, कह रहा है फाइंड रेंज, हमने क्या फाइंड करनी है, ये रेंज फाइंड करनी है हमने, यानी कि हमने वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, एक्स की वैल्यू इसने यहाँ पर दे दी है। ठीक है, यकीनन समझ में कहानी आपको अच्छे से आ गई होगी। अब हम क्या करते हैं, इसको रिमूव करते हैं, क्वेश्चन को स्टार्ट कर लेते हैं। तो भाई क्वेश्चन को स्टार्ट कर लेते हैं। खुद ये बता रहा था मैंने आपको, जैसे अभी समझाया, ये डोमेन से मुराद होता है एक्स, यानी कि एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, वो हमारे पास आ गई -2 है, और जो है माइनस का 1 है, -1 है, 0 है, 1 है, और साथ में 2 है। अब हमने फाइंड करनी है y की वैल्यू, और y को फाइंड करने के लिए उसने हमें एक तरह से आप समझ लें एक इक्वेशन दे दी है। क्या इक्वेशन दी है, उसने हमें कहा है कि y जो है ना ये बराबर है 2x + 5 के। ठीक है, ये इसके बराबर है। अब देखें हमने करना क्या है, हम क्या करेंगे, एक एक डोमेन यहाँ से उठाते रहेंगे, यानी कि x की वैल्यू एक एक उठाते रहेंगे, यहाँ पर इसके अंदर पुट करते रहेंगे, और हमारे पास जो है इसकी रेंज आती रहेगी। ठीक है, बिल्कुल इस तरीके से करना है। देखिए भाई नंबर 1 कर लेते हैं, किस तरह से, y बराबर किसके है 2, x की वैल्यू सबसे पहले क्या उठाएंगे, -2, ये आ जाएगा -2, प्लस का आ जाएगा यहाँ पर 5, तो y क्या किसके बराबर आ जाएगा, 2 2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -4 और प्लस का 5, तो y क्या आएगा, देखें 5 में से 4 जाएगा, हमारे पास यहाँ पर बच जाएगा 1। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखें भाई हमारे पास जो है पहली रेंज इसकी आ चुकी है। मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम आते हैं नेक्स्ट के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास जो है क्या रखना है हमने, -1, तो हम क्या करेंगे, दोबारा से रख देंगे कि y की इक्वेशन हमारे पास थी 2x + 5 के बराबर, और जो है ये किस तरह से हो जाएगा, 2 आएगा वैसा का वैसा, x की वैल्यू हमारे पास है -1, और आगे दिया हुआ है +5, ये क्या बन जाएगा, 2 ये 1 से मल्टीप्लाई करेगा, -2 आ जाएगा, और प्लस का 5 है, और देखें भाई 5 में से 2 चला जाएगा, हमारे पास यहाँ पर बच जाएगा 3। ठीक है भाई, देखें 2 रेंज हमारे पास आ चुकी हैं। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट के अंदर। नेक्स्ट में भी किस तरह से आएंगे, यही हमने लिखना होगा कि y = 2x + 5। ठीक है, इस दफ़ा हमने देखें क्या वैल्यू लिखनी है, 0, तो यहाँ पर आ जाएगा 2x की जगह आ जाएगा 0, और आ जाएगा प्लस का 5। ठीक है, तो यहाँ पर देखें 2 0 हो जाएगा 0, और जब 5 आ जाएगा वैसा का वैसा, तो दोनों को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी 5। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाएं। नेक्स्ट हमारे पास देखें अब हमने क्या रखना है, इक्वेशन तो आएगी वही 2x + 5, और यहाँ पर नंबर हमने क्या रखना है, यानी कि वैल्यू x की, इस बार वो आएगी हमारे पास प्लस का 1। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, 2 1 हो जाएगा 2, और 5 आएगा वैसा का वैसा, तो 2 में जब हम 5 को प्लस करेंगे हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 7। यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। लास्ट हमारे पास रह गया है, उसको भी हम कर लेते हैं कि y बराबर है 2x + 5 के, और जो है 2 जो आएगा वैसा का वैसा, x की वैल्यू हमारे पास 2 ही है, और ये 5 आ जाएगा वैसा का वैसा, तो क्या बन जाएगा, 2 2 होता है 4, और 5 जब वैसा का वैसा आएगा तो y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 9। ठीक है भाई, यहाँ तक देखें आपको बात अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। अब हम कर लेंगे इसका आंसर, ऐसे आप लिखेंगे ऐसे भी ठीक है, लेकिन हमने क्या करना है, बुक को फॉलो करना है। हमने क्या फाइंड करनी थी भाई, हमने रेंज फाइंड करनी थी, तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि रेंज जो है हमारी वो हमने यहाँ पर निकाल ली है, और वो किसके बराबर आई है भाई, वो हम बराबर लिख देंगे, तरतीब से लिखते हुए आएंगे। पहले हम यहाँ पर लिखेंगे 1, देन आएगा 3, फिर आएगा 5, फिर आएगा 7, लास्ट में आ जाएगा हमारे पास 9। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आ गया देखें इसका आंसर। मुझे उम्मीद है बहुत अच्छे तरीके से ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। बड़े आसान क्वेश्चन है, बस जो है वक्ती तौर पे इंसान जो है थोड़ा सा परेशान हो जाता है कि ये क्या आ गया, लेकिन इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो हमारा 7 था, पार्ट नंबर 1 उसका मुकम्मल हो गया। अब हम आ जाते हैं इसके पार्ट नंबर 2 में।
पार्ट नंबर 2 में स्टूडेंट्स हम आगे हैं। पार्ट नंबर 2 थोड़ा सा चेंज है। देखें पिछले में हमने जो पार्ट 1 था उसके अंदर रेंज मालूम करनी थी और डोमेन उसने दे दिया। इस बार उसने डोमेन फाइंड करने के लिए दे दिया, कह रहा है कि फाइंड डोमेन इफ़ रेंज इज़ 11, 13, 15, 17, यानी कि सादा लफ्ज़ों में y की वैल्यू इस बार उसने दे दी है, x हमने फाइंड करना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, y की वैल्यू यहाँ पर लिख देते हैं सबसे पहले कि हमारे पास y जो है ये बराबर किसके है भाई, ये बराबर है 11, 13 और जो है 15 है और 17 है। ठीक है भाई, यहाँ तक आपको बात समझ में अच्छे से आ गई है। अब हम आएंगे इक्वेशन पर। क्वेश्चन वाली इक्वेशन वो देखें किसके बराबर थी, हम अच्छे से जानते हैं कि भाई y जो है वो बराबर है 2x प्लस 5 के। ठीक है, अब देखें हमने फाइंड करनी है x की वैल्यू, x की वैल्यू फाइंड करनी है ना। अब इस इक्वेशन को हम जो है ले आते हैं तरतीब के साथ। वो किस तरह से आ जाएगी, वो आ जाएगी इस तरह से कि जो है x यहीं पर रहेगा, बाकी सब जो है वहाँ चला जाएगा। ये प्लस का 5 है, इक्वल के वहाँ पर जाएगा, ये क्या बन जाएगा हमारे पास, ये बन जाएगा y माइनस 5। ठीक है, तरतीब से मैंने लिख दिया। ये 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा है, इक्वल के यहाँ जाकर डिवाइड करेगा तो x इज़ इक्वल टू ये बन जाएगा y माइनस 5 अपॉन में 2। ठीक है, देखें हमारे पास x जो है इस तरह से आ गया है, ये हमारे पास बन गई इक्वेशन नंबर 1। अब हमने क्या करना है, इसके अंदर इक्वेशन को पुट करना है। अब देखें मैं चाहता तो इसके अंदर भी रख सकता था, लेकिन क्या है कभी फिर इसको यहाँ रखो वहाँ रखो, तो अब हमने क्या करना है, बस ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है, जस्ट हमने डायरेक्ट इसके अंदर वैल्यू जो है पुट करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके अंदर नंबर 1 वैल्यू जो है उसको पुट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास देखें क्या बन रही है, ये हमारे पास बन रही है x इज़ इक्वल टू वाई माइनस 5 अपॉन में 2। और जो है सबसे पहले पहली वैल्यू रखते हैं, y हमारे पास क्या है पहले, वो है 11 माइनस 5 अपॉन में 2। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, देखें 11 में से 5 जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा, 6 बच जाएगा। दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे, हमारे पास क्या बच जाएगा, 2 3 होता है हमारे पास 6। तो इसका मतलब क्या हो गया, x की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर आ जाएगी 3। ठीक है भाई, ये चीज़ समझ में आपको आ गई है। नेक्स्ट में आ जाते हैं, दोबारा से ये इक्वेशन लिख लेते हैं हम यहाँ पर कि जो है हमारे पास x जो है ये बराबर है y माइनस 5 के अपॉन में 2 है। तो x बराबर किसके आ जाएगा, y की वैल्यू देखें इस बार हमारे पास क्या आएगी, वो आएगी 13 और जो है माइनस का 5 है अपॉन में 2 है। ठीक है भाई, 13 में से 5 जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बच जाएगा 8 अपॉन में 2, यानी कि x की वैल्यू देखें 2 1 ज़ा 2 और 2 4 ज़ा हो जाएगा 8। ठीक है भाई, दोनों हमारे पास आ चुकी हैं, 2 डोमेन आ गए। तीसरे में आ जाएं, इस बार हमने वैल्यू क्या रखनी है भाई, इस बार जो है हमने वैल्यू रखनी है 15। तो y माइनस 5 जो है अपॉन में 2 है, ये बन जाएगा हमारे पास जो है, ये हमारे पास बन जाएगा 15 माइनस का 5 अपॉन में 2। ठीक है, 15 में से 5 जाएगा, हमारे पास बच जाएगा 10 अपॉन 2। दोनों सिंप्लीफाई होकर क्या बनेंगे, ये बन जाएगा 2 5 ज़ा हो जाएगा 10। ठीक है, 15 भी हो गया। लास्ट में आ जाते हैं, लास्ट में आने के लिए दोबारा से x की वैल्यू लिखनी पड़ेगी, y माइनस 5 अपॉन में 2 और x इज़ इक्वल टू y की वैल्यू हमने क्या रखनी है भाई, 17 माइनस का 5 अपॉन में 2। तो 17 में से जब 5 चला जाएगा, हमारे पास बचेगा 12 अपॉन में 2। दोनों को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 2 6 ज़ा 12। ठीक है भाई, देखें भाई हमारे पास सब जो है, हमारे पास जितनी भी जो हमने रेंज उसने दी थी, 4 रेंज दी थी, तो 4 डोमेन हमने निकाल लिए, 1 2 3 4। तो हम यहाँ पर जो है इसको जो है तरतीब से लिख भी देंगे, और बल्कि जिस तरह से किताब में उसने हमें दिया है हम इस तरह से लिख देंगे कि जो है हमारा जो डोमेन है, या फिर यूँ कह लें x की जो वैल्यू है वो क्या है, ये भाई तरतीब से लिखेंगे। यहाँ पर हमारे पास एक तो आ जाएगा हमारे पास 3 और फिर आ जाएगा 4, फिर आएगा 5, लास्ट में आ जाएगा हमारे पास 6। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आ गया इसका आंसर। मुझे उम्मीद है बहुत ही अच्छे तरीके से ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर जो है 7 भी अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 में स्टूडेंट्स हम आ गए। क्वेश्चन नंबर 8 में आपके सामने देखें लिखा हुआ मौजूद है। क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ़ एक्स वाई रिप्रेजेंट एलिमेंट्स ऑफ होल नंबर्स डब्ल्यू, आपको पता है होल नंबर्स होते हैं, यानी कि एक्स और वाई जो हैं ये कह रहा है होल नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। कह रहा है फाइंड डोमेन्स एंड रेंज ऑफ फॉलोइंग रिलेशंस। क्वेश्चन में देखें हमने जो है डोमेन भी फाइंड करना है, रेंज भी फाइंड करना है। ठीक है, बात आपको समझ आ रही है। पहले देखें हमने उसने डोमेन दिया था, रेंज हमने फाइंड कर ली, देन उसने रेंज दी, हमने डोमेन फाइंड कर ली। इस दफ़ा दोनों फाइंड करने। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ऐसा जो है हमारे पास ऐसी कंडीशन जिसके अंदर 2 ही चीज़ें हों और दोनों ही फाइंड करने हो, ये एक तरह से इम्पॉसिबल है। इसने इसी वजह से यहाँ पर होल नंबर्स का यहाँ पर जिक्र किया है। ठीक है, तो भाई आप एक चीज़ समझ लें, जहन में रख लें,
एक्स और वाई को आप पहले समझ लें, मैंने आपको पहले भी समझाया था। एक्स जो है ना हमारे पास, एक्स का मतलब क्या है, एक्स का मतलब हमारे पास है डोमेन, ठीक है। और जो है वाई जो है इसका मतलब क्या है, रेंज। ये बस आपको याद दिलाने के लिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है। अब देख लें भाई, बात को समझ लें। वो कह रहा है ये भी मालूम करो, ये भी मालूम करो, और उसने बात कर दी होल नंबर्स की भी। अब एक चीज़ हमेशा ज़हन में रखिएगा, जब भी ऐसी कंडीशन आपके पास आ जाए ना और आपको एक हिंट दे दी जाए, आप उस हिंट को फ़र्ज़ कर लें कि वो x के बराबर है, ठीक है। y आप हमेशा फाइंड करें और जो है उस हिंट को x के बराबर कर दें। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये जो यहाँ पर इसने बात की है ना होल नंबर्स की, जो कि किसके बराबर होते हैं भाई, ये बराबर होते हैं 0 के, 1, 2 और 3 के, ऐसा ही है ना। तो आप इसको फ़र्ज़ कर लें कि ये x के बराबर है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आप समझें, डोमेन तो हमारे पास आ चुकी है, अब हमने फाइंड करनी है रेंज। अब वो रेंज कैसे फाइंड होगी, इस इक्वेशन के ज़रिए फाइंड होगी। इक्वेशन हमारे पास देखें क्या है, हम जानते हैं इक्वेशन उसने दी है कि 3x + y ये बराबर है 11 के, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया था, हमेशा आप कोशिश करें कि आप y को फाइंड करें। अब आप क्या करें, ये 3x वहाँ ले जाएं, क्योंकि हमने इक्वेशन बनानी है। तो y = ये बन जाएगा 11 - का 3x, ठीक है। अब ये एक आपके पास बन गई इक्वेशन। अब इसके अंदर आप जो है वैल्यू को पुट करते जाएं, आंसर आपका आता रहेगा। किस तरह से देखें भाई, नंबर 1 में आ जाए, y = 11 - का 3x, तो y हो जाएगा 11 - का 3। अब x की वैल्यू सबसे ऊपर देखें, आपको नज़र आ रही है 0, यहाँ पर आ जाएगा 0, ठीक है। तो y = 11 आ जाएगा, वैसा का वैसा 3 जब 0 से करेगा तो कैंसिल ही हो जाएगा। तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 11, ठीक है। यहाँ तक आपको बात समझ में आ चुकी। दोबारा आ जाते हैं, दोबारा अब हमने क्या करना है, नंबर जो है इक्वेशन दोबारा उतारनी है, 11 - का 3x, और इस बार हमने ऑर्डर नंबर 2 रखना है, जो हमारे पास क्या है, यानी कि 1। तो वो है 11 - का 3 और x की वैल्यू आ जाएगी 1। तो y क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा, और 3 जब 1 से मल्टीप्लाई करेगा 3 आ जाएगा। तो 11 में से जब 3 चला जाएगा, हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 8, ठीक है भाई। ये चीज़ क्लियर हो गई। नेक्स्ट में आ जाते हैं। नेक्स्ट में दोबारा से यही इक्वेशन आ जाएगी कि 11 - का 3x, और जो है 11 - का 3x की वैल्यू देखें, इस बार हमारे पास क्या होगी, इस बार हमारे पास x की वैल्यू होगी 2, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 2, तो ये बन जाएगा 11 है माइनस, और 3 2 हो जाएगा 6। तो 11 में से जब 6 चला जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 5, ठीक है। क्लियर हो गया। लास्ट में आ जाते हैं। लास्ट हमारे पास है y = 11 - का 3x, और जो है y = 11 - का 3, और x की वैल्यू हमारे पास इस बार आएगी यहाँ पर 3। तो y = 11 माइनस, और 3 3 होता है 9। तो y = 11 में से जब 9 चला जाएगा, हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 2, ठीक है भाई। अब एक चीज़ आपके जहन में आ रही होगी कि सर ये हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर होल नंबर्स हमने कहाँ तक लेने। देखिए मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। मिसाल हमने इसको 3 तक किया था ना, हम आगे भी कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर हम इसको कर लेते हैं कि y = इक्वेशन दोबारा उतारी कि 11 - का 3x, और y = 11 - का 3। x की वैल्यू देखें 3 तक ले चुके थे, हम यहाँ पर 4 कर देते हैं, कोई मसला ही नहीं है। तो ये क्या बन जाएगा, 11 माइनस और 3 4 होता है 12। अब देखें 11 में से 12 तो जाएगा नहीं, 12 में से 11 जाएगा तो हमारे पास माइनस का 1 बच जाएगा, और माइनस का 1 तो होल नंबर है ही नहीं, वो क्या है, वो तो इंटीजर है। तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर ये तो नहीं आएगा। इस वजह से मैंने जो है यहाँ पर जस्ट 3 तक ये जो है यहाँ पर मैंने लिखा था, और आपकी बुक में आंसर भी देखें यही दिया हुआ है, ठीक है ना। तो आप इसलिए परेशान नहीं हो, क्योंकि इस बार मैंने यही सोचा है कि बुक को ही मैंने फॉलो करना है। आंसर्स की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि 9th क्लास में भी काफ़ी जो है बार ऐसा हुआ कि अक्सर क्वेश्चन ऐसे थे, मैंने अपने हिसाब से किए, वो अपनी जो है एग्जाम्पल्स मैंने उसमें दी। तो लेकिन फिर क्या हुआ, बच्चों के कमेंट्स आते रहे कि सर ये जो है आंसर गलत है आपका, ये आंसर हमारी बुक में मौजूद नहीं है, आपके पास पुरानी बुक है, आपके पास पुराना सिलेबस है, आप मेहरबानी करके न्यू बुक अपलोड करें, न्यू बुक में से क्वेश्चन करें। हालांकि वो न्यू बुक ही है, ठीक है ना, वो भी न्यू बुक ही थी, ये भी न्यू बुक ही है। लेकिन क्या इस बार फिर मैंने फैसला किया कि जो है किताब के आंसर्स को ही मैंने कोशिश करके फॉलो करना है, ठीक है भाई। यहाँ तक कि अगर मिसाल किताब में अगर कोई गलती है फिर तो देखें अलग बात है, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश होगी कि इसी चीज़ को फॉलो किया जाए, ठीक है भाई। तो अब देखें ये तो इसके अंदर आएगा नहीं, तो ये हो गया -1, और -1 होता है इंटीजर। हमने क्या करना होगा भाई, हम इसको कर देंगे यहाँ पर रिमूव, क्योंकि ये किसी काम का नहीं है। अब देखें दोनों चीज़ें हमारे पास आ गई, डोमेन भी हमारे पास आ गया, रेंज भी हमारे पास आ गया। तो अब हम यहाँ पर लिख देंगे आंसर में कि डोमेन जो था हमारा, वो हमारे पास क्या आ गया भाई, वो हमारे पास आया 0 1 2 और 3,
ठीक है, ऐसा ही था ना। और रेंज देखें हमारे पास क्या आ गई, अब रेंज हमारे पास जो आई है हम उसको लिखेंगे तरतीब के साथ। देखें 11, 8, 5 और 2 ये तो आया है, हम इसको लिखेंगे तरतीब के साथ। जो छोटा नंबर है उसको पहले लिखेंगे असेंडिंग ऑर्डर में जिस तरह से हम कहते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 2, देन आएगा हमारे पास 5, देन आ जाएगा 8 और लास्ट में आ जाएगा 11। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आ गया देखें इसका आंसर। मुझे उम्मीद है बहुत ही अच्छे तरीके से ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। बड़े आसान क्वेश्चन है, कोई भी परेशानी की बात आपको इसमें इंशाल्लाह नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पर जो है हमारा जो क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब हम आ जाते हैं इसके पार्ट नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 8 के पार्ट नंबर 2 में आ गए हैं। पार्ट नंबर 2 देखें आपके सामने लिखा हुआ है, यहाँ पर मौजूद है, क्लियर आपको नज़र आ रहा है। एक्स वाई उसने दिया है सच दैट x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। ठीक है, करना हमने वो ये देखें x बराबर होता है डोमेन के, y होता है रेंज के। ये तो आपको पता है। मैंने आपको क्या बताया था, होल नंबर जो है आप उसको फ़र्ज़ कर लें कि वो x के बराबर है। ठीक है ना, क्योंकि जब भी आपको कोई चीज़ फाइंड करनी हो ना, कोशिश करें कि उसको y के बराबर कर दें। तो हमारे पास जो होल नंबर्स हैं वो तो आप जानते हैं 0, 1, 2, 3 से स्टार्ट होते हैं, लेकिन इस बार हम क्या करेंगे, उसको हम करेंगे थोड़ा सा चेंज। किस तरह से, हम उसको बना देंगे इस तरह से। होल नंबर्स जो हैं हम जानते हैं 0, 1, 2, 3 वो तो हम कर चुके हैं। हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम जो है इसको लेंगे कि जो है हमारे होल नंबर्स हैं वो है भाई 6, 7, 8 और साथ में 9। ठीक है भाई, और आप अच्छे से जानते हैं कि होल नंबर्स जो हैं उसमें ये 6, 7, 8, 9 भी आएगा। ठीक है, अब देखें, अब हम आ जाएंगे इक्वेशन में। इक्वेशन हमारे पास क्या है, इक्वेशन है x माइनस वाई ये बराबर है 6 के। और अब हमारी कोशिश क्या होगी, हम कोशिश करेंगे, मैंने आपको भी बताया था, कोशिश क्या करें कि y को आप फाइंड किया करें। तो ये किस तरह से हो जाएगा, देखें भाई, ये इस तरह से हो जाएगा कि 6 जो है ये प्लस का है, इसको हम ले जाएंगे इक्वल के उस तरफ, y को ले जाएंगे उस तरफ। तो ये बन जाएगा y इज़ इक्वल टू x माइनस का 6। ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी कुछ इस तरह से। अब हमने क्या करना है, इक्वेशंस के अंदर जो है वैल्यूज़ को पुट करते रहना और आंसर हमारे पास आ जाएगा। तो ये हो जाएगा y इज़ इक्वल टू x माइनस 6, और जो है y इज़ इक्वल टू x की वैल्यू देखें, इस बार हमने क्या रखनी है 6, तो ये हो जाएगा 6 माइनस 6। तो ये क्या बन जाएगा, 6 में से 6 जाएगा 0, तो y की वैल्यू आ गई। दोबारा से हम इसको रख लेते हैं कि y इज़ इक्वल टू x माइनस 6, और जो है x की वैल्यू देखें इस दफ़ा हमारे पास क्या है, वो है हमारे पास 7। तो 7 में से 6 जाएगा, क्या बचेगा भाई, हमारे पास बच जाएगा 1। ठीक है, क्लियर हो गया मामला। नेक्स्ट में आते हैं, दोबारा से इसको लिखते हैं कि y इज़ इक्वल टू x माइनस 6, और x की वैल्यू इस दफ़ा हमारे पास है 8। तो 8 में से 6 जाएगा, हमारे पास क्या बच जाएगा, हमारे पास बच जाएगा 2। ये भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट आते हैं, दोबारा से y इज़ इक्वल टू x माइनस 6, और इस दफ़ा वैल्यू हमारे पास देखें 9 है, तो ये बन जाएगा 9 माइनस 6। तो y इज़ इक्वल टू 9 में से 6 चला जाएगा, हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 3। ठीक है, क्लियर हो गया मामला। यहाँ तक आपको अच्छे से बात समझ में आ गई होगी। अब देखें भाई, आपके पास जो है रेंज भी आ गई, डोमेन भी आ गई, मैंने आपको जैसे अभी बताया था। तो आपके अब देखें, ये आपके पास आपको नज़र आ रहा है, ये आपको मैंने क्या बताया था, ये आपके पास है डोमेन। ठीक है, क्या है डोमेन, और ये डोमेन आपकी क्या थी, ये हमारे पास थी 6, 7, 8 और 9। ठीक है, और रेंज जो है हमारे पास देखें क्या है, 0, 1, 2, 3। ठीक है ना, यही आई ना, तो 0, 1, 2 और 3। अब देखें किताब में तो आपके पास 4 भी दिया हुआ है, आप चाहें तो इसको आगे भी फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि आपके पास यहाँ पर जो है x की वैल्यू 9 है, आप यहाँ पर 10 भी कर सकते हैं। जब 10 माइनस 6 आप करेंगे तो आपके पास 4 भी आ जाएगा, तो यहाँ पर 4 भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें ये है और कोई मामला नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हो गया। मुझे उम्मीद है बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 में स्टूडेंट्स हम आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने लिखा हुआ मौजूद है। क्वेश्चन में देखें क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ़ फंक्शन a टू b। ठीक है, अब इसको पढ़ना आप सीख लें किस तरह से लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ आपके पास इस तरह से कि f लिखा हुआ यानी कि फंक्शन, और a उसके बाद एक लगा दिया इसने एरो और साथ में दे दिया b। अब इसको पढ़ेंगे किस तरह से, फंक्शन a टू b। क्लियर हो गया, कह रहा फंक्शन a टू b इज़ अ फंक्शन। अब ये एक फंक्शन है, कह रहा इज़ गिवन बाय f इज़ इक्वल टू, अभी इसने दिया हुआ है किस तरह से, 1, 5 है, 2, 6 है, 3, 7, 4, 8 आपके सामने ऊपर क्वेश्चन में नज़र आ रहा होगा आपको। कह रहा वेयर a इज़ इक्वल टू 1, 2, 3, 4। ठीक है ना, मैंने पहले से आपके सामने लिख दिया कि a किसके बराबर है, 1, 2, 3, 4 के बराबर है, और b किसके बराबर है, b बराबर है नेचुरल नंबर्स के। और नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं भाई, हम अच्छे से जानते हैं, ये 1 से ही स्टार्ट होते हैं, 1, 2, 3, 4। अब देखिए ये तो हमारे पास लिखा हुआ मौजूद है, तो हम इसको मज़ीद आगे भी लिख देते हैं। ठीक है, तो 5, 6, 7 और 8। ठीक है, यहाँ तक हम उसको कर लेते हैं। 4 हमारे पास एलिमेंट्स ऊपर है, तो मज़ीद 4 हमने यहाँ पर लिख दिए हैं। ठीक है भाई, क्लियर हो गया मामला। अब आगे कह रहा है हमने इसके अंदर कुछ चीज़ें फाइंड करनी है जो हम पहले भी फाइंड कर चुके हैं। ठीक है,
याद होगा आपको, डोमेन फाइंड कर रहे थे, डोमेन भी इसके अंदर है, कोडोमेन भी है, रेंज भी है। अब आपके जहन में आया होगा कि सर ये कोडोमेन क्या है, तो सर मैं आपको अभी बता देता हूँ ये कोडोमेन क्या है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। देखें ये क्वेश्चन जो है ना हमारा, इस क्वेश्चन को हम करेंगे डायग्राम के हिसाब से। डायग्राम के साथ आप करेंगे क्वेश्चन, आपको इसके अंदर ज़्यादा आसानी होगी। डायग्राम आपको आपकी बुक के अंदर नज़र आ जाएंगे, पेज नंबर 30 पर अगर आप आएंगे ना, यही एक्सरसाइज जो आपकी है ये 31 पर है। पेज नंबर 30 पे आपको कुछ डायग्राम बने हुए नज़र आएंगे, वो आपको बिल्कुल उस तरह से करने हैं। अब देखें वो किस तरह से करने मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आपको कितने सेट नज़र आ रहे हैं, सेट ए है, सेट बी है। हम यहाँ पर क्या करेंगे, दो डायग्राम बनाएंगे। पहले सेट ए का डायग्राम बना लेते हैं। कितने एलिमेंट हैं, 4 है, लिख लेते हैं 1 2 3 और 4। ठीक है भाई, यहाँ पर हम इसको कर देंगे और इसको यहाँ पर हम कर देंगे इस तरीके से, कर दिया। और यहाँ पर इसका नाम लिख देंगे कि भाई ये हमारा सेट ए है। ठीक है, बुक में तो ऊपर दिया हुआ, आप यहाँ पर नीचे लिख लें, कोई मसला ही नहीं है। देन आप आ जाएं बी में। बी में हमारे पास क्या दिया, देखें 1 है, 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, अब इसको भी जो है आप यहाँ पर कर दें इस तरह से, कर दिया भाई, समझ में आ गया होगा। अब आपने क्या करना है, आपने इसके अंदर देखें भाई, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, डोमेन फाइंड करनी है। ठीक है, आपने सर इसके अंदर रेंज फाइंड करनी है और आपने इसके अंदर कोडोमेन फाइंड करना है। ठीक है, क्या करना है, कोडोमेन भी फाइंड करना है। उसके बाद जो एक दो चीज़ें मज़ीद इसने दी है ना कि वैल्यूज़ ऑफ F2 एंड F4 यानी कि फंक्शन 2 एंड फंक्शन 4, वो आपको बाद में समझ आएगी, पहले फ़िलहाल आप इसको समझ लें। ठीक है, कह रहा है इसके अंदर डोमेन बताएं, रेंज बताएं। अब देखें आपको जहन में बिल्कुल आ गया होगा कि सर आपने बताया था कि सेट मिसाल के पास अगर आपको दिया हुआ हो कि एक दिया आपको 1, एक दिया आपको 2, एलिमेंट्स आपको ऐसे दे दिया, आपने सर बताया था कि पहले नंबर पर जो आपको जो भी नंबर दिया जाएगा वो डोमेन होगा, दूसरे नंबर पर आपको जो दिया जाएगा वो रेंज होगा। तो सर आप इस तरह से कर लें कि सेट ए वाले जाहिर सी बात है डोमेन है, बी वाले रेंज है। ठीक है, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। कोडोमेन आप कैसे फाइंड करेंगे, ये चीज़ देखिए आपको समझ में नहीं आएगी। इसलिए बताने का मकसद क्या है, हम जो है इसको लेकर चलेंगे इसके साथ। ठीक है, अब आप जो है आ जाएँ क्वेश्चन में। ऊपर देखें आपको नज़र आ रहा है, लिखा हुआ है F इज़ इक्वल टू 1 5 2 6 3 7। अब ये क्या है, ये आपको करना है इस तरह से। ठीक है, देखें 1 के साथ क्या लिखा हुआ है, 5। ठीक है, लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ये आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है 1 सेट ए का। आप इसके साथ जो है एरो लगा दें, कहाँ तक, 5 तक। क्योंकि देखिए भाई 1 किसके साथ है, ये 1 जो है 5 के साथ है। ठीक है, यानी कि 1 ने एक एरो दे दिया, एरो को हम देखें उर्दू में तीर भी कहते हैं। ठीक है, आप इसको सादा लफ्ज़ों में ऐसी मिसाल समझ लें कि यहाँ से तीर चला, किस पर आया, सेट बी पर आ गया। यहाँ पर मैं नाम भी लिख देता हूँ, यानी कि सेट ए जो है यहाँ से चलेंगे तीर, क्या चलेंगे भाई, यहाँ से तीर चलेंगे, किस पर चलेंगे, सेट बी पर चलेंगे। क्लियर हो गया मामला। ठीक है, अच्छा भाई अब देखें, यानी कि दोबारा मैं बता देता हूँ, F इज़ इक्वल टू 1 5, यानी कि 1 ने तीर चलाया किस पर लगा, 5 पर। देन उसके बाद 2 के ऊपर आ गए, 2 ने किस पर तीर चलाया भाई, 2 ने तीर चलाया 6 पर। ठीक है भाई, लिख दिया मैंने यहाँ पर 6 पर। ठीक है, नेक्स्ट आ जाए, 3 की बात कर रहा है, 3 ने किस पर तीर चलाया, वो 7 पर तीर चलाया। ठीक है भाई, सर ये भी क्लियर हो गया। देन लास्ट में आ जाए 4 पर, 4 ने किस पर तीर चलाया, सर 4 ने 8 पर तीर चलाया। ठीक है भाई, ये चीज़ भी क्लियर हो गई। सब ने तीर चला दिए किस पर, सारे बी के मेंबर्स पर, यानी कि नीचे वाले सारे बी, ऊपर को आपके पास बचे हुए मौजूद हैं। अब आप आ जाएँ डोमेन के अंदर और रेंज के अंदर। अब आपके जहन में आ रहा होगा कि सर ये डोमेन क्या है, रेंज क्या है। देखें मैं आपको ये बात बता देता हूँ, पहले भी आप, हालांकि आप जानते हैं डोमेन क्या है। सेट ए जो होता है और वो डोमेन होता है। ठीक है, तो सादा लफ्ज़ों में से समझ लें, जिन्होंने तीर चलाया है वो डोमेन है। ठीक है, दोबारा से बता देता हूँ, सेट ए ही होता है डोमेन, ये आप अच्छे से जानते हैं। लेकिन क्या है, आप इसको ऐसे समझ लें कि जिन्होंने तीर चलाया है वो हमारे क्या है, वो डोमेन है। और वो क्या क्या है भाई, वो 1 है, 2 है, 3 है और साथ में 4 है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब आ जाए रेंज पर। रेंज क्या होती है, सेट बी जो होता है वो हमारा रेंज होता है। अब आपके जहन में आ रहा होगा सेट बी तो बहुत बड़ा, क्या ये पूरा रेंज है, नहीं नहीं नहीं, ये पूरा रेंज नहीं है। हमारे साथ देखें ए के साथ जो एलिमेंट्स लिखे हुए होते हैं ना वो रेंज होते हैं। आपको याद होगा ना, तो ए के साथ कौन कौन से मेंबर लिखे हुए थे, यानी कि जिन पर तीर चलाया गया ना, तीर जिनको अगर लगे वो हमारी रेंज है। तो रेंज हमारी देखें फिर क्या हुई, कहाँ से लगे, 5 6 7 8, तो यहाँ पर आ जाएगा 5 6 7 और साथ में 8। ठीक है, क्लियर हो गया। ये चीज़ तो देखें क्लियर हो गई दोनों। अब आपके जहन में आ रहा होगा कोडोमेन के, ये कोडोमेन क्या है सर, आप ये बता दें। सेट बी जो होगा ना वो पूरा का पूरा वो होगा कोडोमेन। ठीक है,
सेट बी की बात कर रहा हूँ, सेट ए की बात नहीं कर रहा। सेट बी पूरा का पूरा कोडोमेन होगा और ये पूरा का पूरा सेट क्या था, देखें भाई बी किसके बराबर था, नेचुरल नंबर्स के बराबर था। तो इसका मतलब क्या हो गया, हम यहाँ पर लिख देंगे कि ये क्या है भाई, ये है नेचुरल नंबर। ठीक है भाई, ये चीज़ देखें यहाँ पर क्लियर हो गई। 3 चीज़ें हमने फाइंड कर ली, डोमेन भी हो गया, कोडोमेन हो गया, रेंज हो गई। आगे कह रहा है आल्सो राइट द वैल्यूज़ ऑफ फंक्शन 2 एंड फंक्शन 4। अभी फंक्शन 2 और फंक्शन 4 क्या है, देखें भाई ये फंक्शन है, हम अच्छे से जानते हैं। देखिए अब ये सादा लफ्ज़ों में एक बात समझ लें, कह रहा है कि फंक्शन 2 ने किस पर तीर चलाया, फंक्शन 4 ने किस पर तीर चलाया। तो हम आपको यहाँ से देख के बता देंगे कि फंक्शन 2 ने तीर चलाया भाई फंक्शन 6 पर, फंक्शन 4 ने तीर चलाया फंक्शन 8 पर। तो हम यहाँ पर लिख देंगे फंक्शन 2 जो था उसने तीर चलाया 6 पर, फंक्शन 4 ने तीर चलाया 8 पर। ठीक है भाई, सारी चीज़ें क्लियर हो गई, हमने फाइंड कर ली। तो देखें भाई ये आ गया इसका आंसर। मुझे उम्मीद है बहुत अच्छे तरीके से ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आसान क्वेश्चन है लेकिन क्या है, थोड़ा सा इसके अंदर जो है लॉजिक है, आपने क्या करना है अच्छे तरीके से इसको समझना है। समझ में नहीं आया वीडियो को रिवाइंड कर लें, दोबारा से देख लें, लेकिन मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो कंप्लीट हो गया। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 में स्टूडेंट्स हम आगे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जो है देखें आपके सामने मौजूद है। इसके अंदर भी देखें 2 सेट इसने दे दिए, एक सेट ए है एक सेट बी है। सेट ए और सेट बी की बात कह रहा है कि देन फाइंड वेदर द फॉलोइंग रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी आर फंक्शंस और नॉट। कह रहा है ए टू बी इसने जो है सेट इसने दिया है, जो सेट ए है सेट बी है, इसके अंदर हमने ये फाइंड करना है क्या ये फंक्शन है या नहीं है। दूसरा कह रहा है इफ़ दे आर फंक्शंस फाइंड देयर टाइप्स, अगर वो फंक्शन है, बिलफर्ज अगर वो फंक्शन है तो कौन से हैं, क्या नाम है उनका। ठीक है भाई, तो देखें आपके सामने उसका फर्स्ट पार्ट मैंने लिख दिया, R1 इज इक्वल टू ये। ठीक है भाई, अब देखें आपने क्या करना है, सबसे पहले मैंने आपको बताया था ये क्वेश्चंस जो हैं डायग्राम के बगैर नहीं होंगे। हम क्या करते हैं, सबसे पहले बना लेते हैं इसकी डायग्राम। सेट ए और सेट बी ऊपर आपके सामने लिखा हुआ मौजूद है, पांचों पार्ट्स के अंदर इनकी डायग्राम बनेगी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो है इनकी डायग्राम बना लेते हैं। सेट ए की डायग्राम कैसे, 0 1 2 3 4, ये सेट ए जो है इसकी डायग्राम है। और जो है इसको आप कर लें इस तरह से, नीचे लिख दें सेट ए। क्लियर हो गया। अब आप आ जाएं सेट बी पर। सेट बी की डायग्राम बनेगी, ये बनेगी 2 4 6 8 10। ठीक है, और इसको भी जो है आप इस तरह से कर लें, नीचे आप लिख दें सेट बी। क्लियर हो गया मामला। अच्छा भाई, अब आपने क्या करना है, देखें मैंने आपको क्या बताया था, सेट ए से क्या चलेगा भाई, सेट ए से चलेगा तीर, किस पर चलेगा, सेट बी पर चलेगा। सेट ए वाले चलाते हैं बी पर। अब देखें वो खुद ऊपर बता रहा है, 0 ने तीर चलाया किस पर, 2 पर। हम यहाँ से लिख देंगे कि 0 ने 2 पर किस पे क्या कर दिया, तीर चला दिया, यानी कि हम खुद ये जो है तीर चला देंगे। ठीक, क्लियर हो गया। 1 ने चलाया 4 पर, देखें ये रहा 1 के सामने ही 4 है, चला दिया इसके ऊपर। क्लियर हो गया मामला। 2 ने चलाया 6 पर, ये रहा 2 ये रहा 6, चला दिया इसके ऊपर। क्लियर हो गया। लास्ट में कह रहा 3 ने चलाया 8 पर, 3 ने चलाया किस पर, 8 पर, चला दिया भाई। क्लियर हो गया मामला। अब देखें इसके 2 रूल्स हैं, ठीक है ना। अब देखें ये फंक्शन है या नहीं है, ये फाइंड करने के 2 रूल हैं। नंबर एक ये, जो पार्टी तीर चला रही है सेट ए यानी कि बात हो रही है, क्या उन सब ने तीर चलाया है। ठीक है, क्योंकि इसके 2 रूल हैं कि सब तीर चलाएंगे। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, सब ने तीर चलाना है। ठीक है, इस तरीके से लिख देता हूँ कि सब ने तीर चलाना है, ये इसका रूल है। नंबर 2, सब ने एक ही तीर चलाना है। ठीक है, समझ रहे हैं बात को, कि सब ने एक ही तीर चलाना है। बात आपको समझ में आ गई होगी। देखें भाई, रूल नंबर 1, सब ने तीर चलाना है, सब ने तीर चला दिया, ये तो रह गया। नंबर 2, सब ने एक ही तीर चलाना है, एक ही चलाया, एक ही है, लेकिन 4 तो रह गया। अब 4 रह गया है, इसका मतलब क्या हो गया, ये शर्त पूरी नहीं कर सका, तो इसका मतलब क्या है, ये फंक्शन नहीं है। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, नॉट फंक्शन, कि भाई ये जो है ये फंक्शन नहीं है। ठीक है भाई, बात आपको समझ में आ रही है। जिस क्वेश्चन में ये 2 रूल फॉलो होंगे वो फंक्शन होगा, जिसमें फॉलो नहीं होंगे वो फंक्शन नहीं होगा। सिंपल सी बात है। यहाँ पर हमारा देखें इसका पार्ट नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं इसके पार्ट नंबर 2 में। पार्ट 2 में स्टूडेंट्स हम आ गए हैं। पार्ट 2 आपके सामने लिखा हुआ मौजूद है। देखिए भाई, सेट ए भी आपके सामने, बी भी आपके सामने। अब हमने क्या करना है, हमने जस्ट जो है इसके क्वेश्चन को फॉलो करना है। कह रहा है 0 ने तीर चलाया 10 पर। देखें भाई, ये रहा 0 ये रहा 10, तो 0 ने तीर चलाया किस पर, 10 के ऊपर, चला दिया। नंबर 2 में आ जाए, कह रहा है 1 ने तीर चलाया 8 पर, ये रहा 1 ये रहा 8। ठीक है भाई, चला दिया इसने भी। नेक्स्ट में आ जाए, 2 ने चलाया 6 पर, तो ये तो इसके बिल्कुल सामने ही था,
बिल्कुल आराम से तीर चला दिया इसने। इसी 2 ने 4 पर भी तीर चलाया, ये रहा 2, ये रहा 4, ठीक है भाई। इसने क्या किया, 2 पे तीर चलाया। 3 ने चलाया 4 पर तीर, यानी कि 3 ने चलाया 4 पर। अब ये 3 है, इसने 4 पर तीर चलाया। तीर हालांकि 4 को पहले भी एक लग चुका था, उसको एक और लग गया तीर। लास्ट है हमारे पास 4 ने चलाया 2 पर, ये जो 4 है इसने चला दिया 2 पर। ये 4 ने तीर चलाया किस पर, 2 पर। क्लियर हो गया मामला। अब देखें भाई, अब आप आ जाएं इसके ऊपर। रूल नंबर 1, सब ने तीर चलाना है। क्या सब ने तीर चलाया, 0 ने भी चलाया, 1 2 3 4, जी हाँ सर सब ने चलाया। अब नंबर 2 है, सब ने एक ही तीर चलाना है। क्या सब ने एक एक तीर चलाया, नहीं सर, 2 ने चलाया 2 तीर। 2 ने पहले जो है 4 को मारा, फिर 2 ने 6 को मारा, ऐसा ही है ना। इसका मतलब क्या हो गया, ये भी फंक्शन नहीं, शर्त पूरी नहीं हुई ना, तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि नॉट फंक्शन, के सर ये भी फंक्शन नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आ गया इसका आंसर। मुझे उम्मीद है बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। यहाँ पर हमारा पार्ट नंबर 2 कंप्लीट हुआ। आते हैं पार्ट नंबर 3 में। पार्ट नंबर 3 देखें आपके सामने मौजूद है, सेट ए भी मौजूद है, सेट बी भी मौजूद है। अब आपने क्या करना है, बस तीर चलाना है। कह रहा है कि 0 ने चलाया 2 पर, ठीक है सर 0 ने चला दिया 2 पर। 1 ने चलाया 4 पर, 1 ने चला दिया 4 पर। 2 ने 6 पर, 2 ने 6 पर, ठीक है। 3 ने 8 पर, 3 ने 8 पर। लास्ट है 4 ने भी 8 पर, ठीक है ना। 4 ने 10 पे नहीं चलाया, 4 ने भी किस पर चलाया, 8 पर चलाया। अब हमने फाइंड करना है क्या ये फंक्शन है, अगर है तो कौन सा फंक्शन है। ठीक है सर, अभी देख लेते हैं, पहले फाइंड करते हैं फंक्शन है या नहीं है। कह रहा है कि सब ने तीर चलाना है। सब ने तीर चला दिया, जी सर सब ने चला दिया। कह रहा है सब ने एक ही तीर चलाना है, तो सब ने देखें एक एक ही तीर चलाया। अब आपके जहन में बात आ रही होगी कि सर यहाँ पर तो 2 तीर इसको लग गए, एक बंदा है उसको तीर लगा नहीं है। तो देखें भाई, ये हमारा मसला नहीं है, हमारी जो शर्त थी हमने जस्ट वो पूरी करनी थी। क्या कि सब ने तीर चलाना है, ठीक है तीर चला दिया, और सब ने एक एक ही तीर चलाया। इसका मतलब क्या हुआ, इट इज़ अ फंक्शन, ठीक है ना। हम यहाँ पर लिख देंगे कि सर ये जो है एक फंक्शन है। क्लियर हो गया मामला। अब देखें है कौन सा फंक्शन, ये हमने बताना है, ठीक है ना। क्वेश्चन में कह रहा था ना, अगर फंक्शन है तो फिर कौन सा फंक्शन है। अब देखें, ऐसा कोई फंक्शन जिसके अंदर सेट बी के अंदर कोई ऐसा एलिमेंट हो जो बच जाए, जिसको तीर ना लगे, वो क्या होता है, वो कौन सा फंक्शन होता है, वो इनटू फंक्शन होता है। क्या होता है भाई, वो इनटू फंक्शन होता है। बस ये आपने लिखना है यहाँ पर, ठीक है। बात आपको समझ में आ रही है। फंक्शन तो है, कौन सा फंक्शन है सर, ये इनटू फंक्शन है। क्यों, क्योंकि इसका रीज़न ये है सेट बी के अंदर एक एलिमेंट ऐसा है जो बच गया, उसको तीर यहाँ पर नहीं लगा, ठीक है भाई। तो ये हमारा देखें पार्ट नंबर 3 कंप्लीट हो गया। उम्मीद है समझ आ गया होगा। अब हम आते हैं पार्ट नंबर 4 में। पार्ट नंबर 4 देखें आपके सामने मौजूद है। हम क्या करते हैं, जल्दी से जो है इसका जो सेट ए लिख लेते हैं कि वो है 0 1 2 3 4, ऐसा ही है। उसको हम बंद कर लेते हैं। इसके अंदर ये हो गया सेट ए। सेट बी हमारा किसके बराबर है, वो है 2 4 6 8 10, ठीक है, इसके बराबर है। इसको भी हम इसके अंदर बंद कर लेते हैं। जल्दी से आ जाते हैं ऊपर। कह रहा है 0 ने तीर चलाया 2 पर, ठीक है सर हमने चला दिया। अब कह रहा है 1 ने तीर चलाया, अच्छा इसने भी 2 पर चला दिया, ठीक है, इसको दोबारा दूसरा तीर लगवा देते हैं। अब कह रहा है 2 ने भी 2 पर तीर चलाया, यानी कि इस 2 ने भी 2 पर ही तीर चला दिया, ठीक है। अब आगे कह रहा है 3 ने भी 2 पर तीर चला दिया। अब देखें यहाँ पर तो सारे के सारे इस 2 के पीछे लगे हुए, सब ने इस पर तीर चलाए। लास्ट में जो है 4, इसने तीर चला दिया 8 पर, 4 ने तीर चला दिया 8 पर, ठीक है। अब देखें भाई, सबसे पहले हमने ये फाइंड करना है क्या ये फंक्शन है या नहीं है। कह रहा था सब ने तीर चलाना है, देखें भाई सब ने तीर चलाया, कोई नहीं बचा यहाँ पर। कह रहा है सब ने एक ही तीर चलाना है, तो देखिए भाई सब ने एक ही तीर चलाया है, 2 तो किसी ने भी नहीं चलाए, ठीक है। भले इसको लगे 3 4 हैं, लेकिन क्या चलाया सब ने एक ही तीर है। क्लियर हो गया। तो ये बात तो क्लियर हो गई कि ये एक फंक्शन है, ठीक है ना। यहाँ पे लिख देते हैं हम कि सर इट इज़ अ फंक्शन, ये तो एक फंक्शन है। अब कौन सा फंक्शन है ये आप बता दें। तो देखिए भाई, ये बिल्कुल पार्ट नंबर 3 की तरह क्या है, इनटू फंक्शन। क्या है, इनटू फंक्शन। अब आपके जहन में आ रहा होगा कि सर किस तरह से, तो सर मैं आपको अभी बता देता हूँ किस तरह से। मैंने आपको क्या बताया था, सेट बी के अंदर कोई भी मेंबर बच जाए ना अगर, तो उस वजह से ये क्या कहलाएगा, इनटू फंक्शन। अब पिछले सेट के अंदर एक मेंबर बचा था, इसके अंदर 1 2 3, इसके अंदर 3 मेंबर बच गए। तो देखें भाई, एक मेंबर बचे या 10 मेंबर बचे, इनटू फंक्शन ही कहलाएगा। कम से कम एक मेंबर भी बच जाए ना, वो क्या कहलाएगा, इनटू फंक्शन ही कहलाएगा, ठीक है भाई। बात आपको समझ में आ रही है, उम्मीद है ये भी आपको समझ आ गया होगा। लास्ट पार्ट हमारा रह गया इसका, पार्ट नंबर 5। अब हम आ जाते हैं उसके ऊपर। पार्ट नंबर 5 में आ गए हैं। पार्ट नंबर 5 आपके सामने मौजूद है भाई। सबसे पहले जो है सेट ए लिख लें, 0 1 2 3 और साथ में 4, ठीक है।
इसको हम बंद कर लेंगे इस तरह से, यहाँ लिख दें ये सेट ए है। सेट बी में आ जाए, वो क्या था 2 4 6 8 10, ठीक है। और इसको भी हम क्या करेंगे, इस तरह से लिख लेंगे, यहाँ पर लिख देंगे कि ये सेट बी है। आ जाएंगे इसके अंदर, कह रहा है कि 0 ने तीर चलाया 2 पर, ठीक है सर 0 ने तीर चला दिया। 1 ने चलाया 4 पर, ये देखें ये भी क्लियर है। 2 ने 6 पर चलाया, ये चला दिया 6 पर। 3 ने 8 पर चलाया, इसने चला दिया। 4 ने 10 पर चलाया, तो इसने भी चला दिया। अब देखें सब ने सबको तीर मार दिए, ठीक है। ये चीज़ भी क्लियर हो गई, ये चीज़ भी साफ़ हो गई। इसमें आए सबसे पहले पता करें फंक्शन है या नहीं है। कह रहा है सब ने तीर चलाना है, यहाँ देखें सब ने तीर चलाया था, सब ने एक ही तीर चलाना है और सब ने एक ही तीर चलाया था। इसका मतलब क्या हुआ कि सर ये तो पक्की बात है कि इट इज़ अ फंक्शन, कि सर ये तो फंक्शन है, ठीक है। मैंने आपको बताया था जब फंक्शन मालूम करना हो ना कि कौन सा फंक्शन है, सेट बी में देखते हैं तो सेट बी के अंदर एक भी एलिमेंट हमारे पास नहीं बचा। एक भी अगर बच जाता ना, वो क्या होता, वो होता इनटू, सिंपल सी बात है। लेकिन यहाँ पर तो एक भी नहीं बचा, नहीं बचा ना, तो अब ये इनटू नहीं रहा, अब ये क्या बन गया, अब ये बन गया ऑन टू फंक्शन, ठीक है ना। क्या बच गया, क्या बन गया, देखें ये ऑन टू फंक्शन बन गया। और देखें सब ने बिल्कुल लाइन से मारा, सब ने देखें ना अपने सामने वाले मेंबर को ही मारा, ठीक है ना। तो इस वजह से ये 1-1 फंक्शन भी कहलाएगा। क्या कहलाएगा, इसको 1-1 फंक्शन भी कहा जाता है। अगर ये अपने बिल्कुल सामने वाले को मार दें तो ये 1-1 फंक्शन भी कहलाएगा। एक चीज़ और, इसका दूसरा नाम भी है, क्या नाम है, बाइजेक्टिव। क्या नाम है भाई, बाइजेक्टिव। इसको हम बाइजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं, ठीक है भाई। बात आपको समझ में आ रही है। आप ऑन टू फंक्शन कह लें इसको या बाइजेक्टिव फंक्शन कह लें, बात एक ही है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए ये आ गया इसका आंसर। मुझे उम्मीद है बहुत अच्छे तरीके से ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। यह हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 10 जो था कंप्लीट हो गया। अब हम आ जाते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 में स्टूडेंट्स हम आगे हैं। ये जो है क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ मौजूद है और बुक में बिल्कुल इसी तरह से ये आपके सामने उतरा हुआ है। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ 1-1 फंक्शन और 1-1 करेस्पॉन्डेंस और नीदर ऑफ देम, ठीक है। आपके पास 3 उसने डायग्राम दे दिए। देखें इस बार पता क्या हो रहा है, पहले हमने क्या करना था, पहले डायग्राम बनाते थे, देन उसके बाद हम फाइंड करते थे क्या फंक्शन है क्या नहीं है। इस दफ़ा इसने क्या किया, डायग्राम बनाकर ही दे दिया, तीर भी चला दिए इसने। अब हमने जस्ट ये बताना है कि ये कौन से फंक्शन है, ठीक है। अब देखें नंबर इसके 1 में आ जाए, पार्ट 1 में आ जाए। हमने चेक करना है, मैंने आपको रूल बताए थे, क्या रूल थे कि सब ने तीर चलाना है और सब ने एक ही तीर चलाना है। देखिए भाई यहाँ पे सब ने तीर चलाया जब भी तो ये फंक्शन बना है, और तीर भी सब ने एक एक चलाया, इस वजह से ये फंक्शन है। ये चीज़ तो समझ में आ गई। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि सेट बी के अंदर कोई मेंबर अगर बच जाता है ना, अगर इसके अंदर मेंबर बच जाता है वो क्या कहलाता है, वो इनटू फंक्शन कहलाता है। लेकिन इनटू का तो ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास। क्वेश्चन में कह रहा है ना, या तो आपने देखिए ये बताना है 1-1 फंक्शन है या 1-1 करस्पॉन्डिंग फंक्शन है, बस ये बताना है। इनटू का उसने जिक्र ही नहीं किया, ना उसने ऑन टू का जिक्र किया, तो इनटू तो हम बता ही नहीं सकते। 1-1 ये बिल्कुल है। और देखें किस तरह से है कि 0 ने 4 पर तीर चलाया है, 1 ने बजाय 5 के 6 पर चलाया और 2 ने 7 पर चलाया। आमने सामने वालों पर बिल्कुल नहीं चलाया, इसलिए जस्ट ये जो है 1-1 फंक्शन है, ठीक है स्टूडेंट्स। कौन सा है, 1-1 फंक्शन, ठीक है भाई। मुझे उम्मीद है ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब आप आ जाएं इसके अंदर। अब हम आते हैं, देखें भाई पार्ट नंबर 2 में, ये आपको देखें नज़र आ रहा है, इसमें हर किसी ने अपने सामने वाले पर तीर चलाया, ठीक है, ऐसा ही ना। अब सामने वाले पर तीर चलाया तो देखें पार्ट नंबर 1 की तरह नहीं होगा ये। इसके अंदर बिल्कुल सामने वाले पर तीर चलाया गया हर मेंबर ने, तो ये 1-1 करेस्पॉन्डेंस फंक्शन कहलाएगा, ठीक है। क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा 1-1 करेस्पॉन्डेंस फंक्शन। हम आते हैं इसके ऊपर, देखें क्या क्या इसके अंदर है। 0 ने 5 पर चलाया, 1 ने 6 पर चलाया, 2 ने भी 6 पर ही चला दिया, 7 पर नहीं चलाया। अगर देखें 7 पर चलाता, यही कंडीशन बनती है हमारे पास, क्योंकि क्वेश्चन ही सेम है। देखें अगर इसी पर चलाता तो ये 1-1 करेस्पॉन्डेंस फंक्शन बनता, लेकिन अब तो ये तो यहाँ पर बनेगा, क्योंकि 2 ने बजाय 7 पर चलाने के 6 पर चला दिया। तीर तो चलाया 6 पर चला दिया, तो अब ये क्या कहलाया, ये इनटू फंक्शन कहलाया, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर बच गया। अब इनटू का तो ऑप्शन है ही नहीं है हमारे पास, नहीं है ना, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे कि नीदर ऑफ देम, ठीक है ना, कि इनमें से कोई भी नहीं, क्योंकि ना ये जो है 1-1 फंक्शन है, ना ये 1-1 करेस्पॉन्डेंस फंक्शन है, ठीक है भाई। बात समझ में आपको आ गई होगी अच्छे तरीके से, मुझे उम्मीद है। तो भाई ये आ गए इसके आंसर। और देखें यहाँ पर हमारा इस एक्सरसाइज है क्वेश्चन नंबर 11 अल्हम्दुलिल्लाह वो भी कंप्लीट हो गया। मुझे उम्मीद है बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आ जाते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन में, यानी कि क्वेश्चन नंबर 12 में। लास्ट क्वेश्चन में स्टूडेंट्स हम आ गए हैं, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी यहाँ पर एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाएगी, हमारा चैप्टर नंबर 17 भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है।
पार्ट नंबर 1 देखें आपके सामने मौजूद है, लेकिन उससे पहले क्वेश्चन पढ़ लें। कह रहा है इफ़ P इज इक्वल टू ABC, Q इज इक्वल टू XYZ एंड R इज इक्वल टू PQRS। ठीक है, 3 सेट इसने दे दिए, PQR 3 सेट दे दिए, लेकिन कह रहा है उसके अंदर करना क्या है, आप फंक्शन F, फंक्शन से मुराद यानी कि F फ्रॉम P इंटू क्यू, फंक्शन हमने फाइंड करना है P इंटू क्यू, यानी कि पहले हमारे पास A और B था, अब हमारे पास आएगा सेट P और सेट Q। ठीक है, तो हम यहाँ पर बना लेते हैं भाई, ये हमारा सेट P बन जाएगा। सेट P के एलिमेंट्स लिख लेते हैं अंदर के, A है हमारे पास, B हमारे पास है और C हमारे पास है। ठीक है भाई, Q पर आ जाते हैं। सेट Q हमारे पास देखें क्या है, वो हमारे पास है भाई, हमारे पास यहाँ पर X है, Y है और साथ में Z है। क्लियर हो गया मामला। अब देख लें भाई, हमने क्या करना है, इसके अंदर जो है फंक्शन बनाना है। कौन सा बनाना है, यहाँ पर देखें क्या लिखा हुआ है, इनटू लफ्ज़ लिखा हुआ है, इनटू का वर्ड आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है। इसका मतलब क्या है, इनटू फंक्शन बनाना है। और इनटू फंक्शन में देखें हमने क्या करना होता है, इस वाले सेट के अंदर एक ना एक एलिमेंट हमने छोड़ना होता है जिस पर तीर नहीं चलेगा, ऐसा ही है ना। तो हम क्या करते हैं, अपनी मर्ज़ी से हम इसमें ये कर सकते हैं। आप चाहे तो इसको अपनी मर्ज़ी से कर लें कि एक आपने एलिमेंट छोड़ना है ना, आप मिसाल Z को छोड़ दें और सेट A को X पर चला दें। मिसाल A को चला दिया मैंने X पर, ठीक है, चले मैं ऐसे कर देता हूँ, A को X पर चला दिया और B को भी चले मैंने X पर चला दिया और Y और Z को मैंने छोड़ दिया, बिल्कुल सही हमारा बन जाएगा। लेकिन क्या है, मैं यहाँ पर फॉलो करूँगा बुक को। अब आपके जहन में आएगा कि क्यों फॉलो करूँगा, देखें वही बात आएगी कि जो है बच्चों के फिर कमेंट्स आते हैं कि सर ये क्वेश्चन जो आपने किया है इसका आंसर तो गलत है, हमारे पास बुक में चेंज है, आपने चेंज किया है, तो सर काइंडली आप इसको सही कर लें, हालांकि वो सही होता है। इस वजह से मैंने मैट्रिक क्लास स्टार्ट करते हुए ही ये फैसला कर लिया था कि कोशिश मेरी यही होगी कि मैं बुक को ही फॉलो करूँगा, आंसर्स की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखें भाई, सेट A जो है इसने तीर चलाया, किसके ऊपर चलाया, X के ऊपर चलाया, क्योंकि हम जानते हैं इनटू में एक को हमने छोड़ना है, हम क्या करेंगे, Z को छोड़ देंगे। तो देखें B ने किस पर चलाया, B ने चला दिया Y पर, और C ने किस पर चलाया, अब देखें Z पे चलाएंगे तो ये तो ऑन टू बन जाएगा, हमने मानना है इनटू। हम क्या करेंगे, इसी C को किस पर कर देंगे, हम इसको कर देंगे Y पर, कि C ने चला दिया Y पर। ठीक है, तो हम यहाँ पर चलें, इसको इस तरह से लिख भी देंगे कि सेट A जो था उसने चलाया X पर तीर, और जो है सेट B था उसने चलाया Y पर, और जो है सेट C था उसने भी चलाया किस पर, Y पर। ठीक है भाई, ये आ गया हमारा इसका आंसर। मुझे उम्मीद है बहुत अच्छे तरीके से ये जो है आपको समझ में अच्छे तरीके से आ गया होगा। और जो है ये किसके बराबर है भाई, हम इसको इस तरह से कर देते हैं, क्योंकि हम खुद बता रहे हैं ना कि ये फंक्शन है, तो हम यहाँ पर कर देते हैं कि ये F के बराबर है। ठीक है, क्लियर हो गया, मुझे उम्मीद है बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं जल्दी से इसके पार्ट नंबर 2 में। पार्ट नंबर 2 में आ गए हैं। पार्ट नंबर 2 देखें आपके सामने मौजूद है। कह रहा है कि अब फंक्शन g, इस बार फंक्शन का नाम क्या गया, g। चले मैं यहाँ पर पहले से लिख देता हूँ कि g बराबर है, ठीक है, फ्रॉम r इन ऑन टू p। r ये रहा, p ये रहा, कौन सा बनाना है भाई, ये आपके सामने देखें लिखा हुआ मौजूद है, ऑन टू फंक्शन। अब आपके जहन में होना चाहिए ऑन टू फंक्शन में क्या होता है। ऑन टू फंक्शन में जो ये वाला जो एलिमेंट होगा, यानी कि ये वाला जो सेट होगा, उसके सारे मेंबर्स को तीर लगेंगे। ठीक है, समझ में आ रही है बात, सारे मेंबर्स को तीर लगेंगे, एक भी नहीं बचेगा, बच जाएगा तो वो इनटू बन जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये P जो है किस पर तीर चलाएगा भाई, ये A पर तीर चलाएगा। ठीक है भाई, और जो है Q किस पर तीर चलाएगा, ये भी किस पर चला देगा, चलें ये B पर चला देगा। और R किस पर तीर चलाएगा, R जो है ये तीर चला देगा C पर। क्लियर हो गया मामला। अब देखें एक चीज़ हमारी बच गई, S, हम क्या करेंगे, S जो है इससे तीर चलवा देंगे किस पर, A पर तीर चलवा देंगे। क्लियर हो गया। देखें भाई, सबको यहाँ पर तीर लग गया, सबने तीर चलाया, सबको यहाँ पर तीर लग गया, इस वजह से क्या हुआ, ये ऑन टू फंक्शन हो गया। हम यहाँ पर अब लिख देंगे कि किसने किस पर तीर चलाया, तो यहाँ बताएंगे हम कि P जो था उसने A पर तीर चलाया, और जो है Q है उसने जो है B पर तीर चलाया, R ने C पर तीर चलाया, और जो है S जो है उसने A पर तीर चलाया, और यही आ गया हमारा आंसर। ठीक है भाई, मुझे उम्मीद है बहुत अच्छे तरीके से ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो अब हम आ जाते हैं इसके पार्ट नंबर 3 में। पार्ट नंबर 3 में स्टूडेंट्स हम आ गए। पार्ट नंबर 3 देखें आपके सामने मौजूद है। कह रहा है कि अब फंक्शन h, फंक्शन का नाम है h, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे भाई, मैं पहले से लिख देता हूँ कि फंक्शन हमारा कौन सा होगा, h होगा। ठीक है, कह रहा है P टू R, ये रहा P, ये रहा R। कह रहा है विच इज़ इंजेक्टिव, इंजेक्टिव फंक्शन है। अब आपके जहन में आएगा इंजेक्टिव फंक्शन कौन सा है, जहन में रखिएगा, इनटू का दूसरा नाम होता है इंजेक्टिव। ठीक है, अब आपके जहन में आएगा इनटू फंक्शन कौन सा होता है, तो इनटू फंक्शन वो होता है जहां हमारे पास इस वाली साइड पर एक एलिमेंट बच जाता है, ऐसा ही है ना। तो हम क्या करते हैं, बिल्कुल ऐसा ही करेंगे, यहाँ से 3 तीर चलाएंगे, इन 3 एलिमेंट्स पर कोई भी एक छोड़ देंगे। ठीक है भाई, अब हम आ जाते हैं इसके ऊपर।
ए है हमारे पास, ये किस पर तीर चलाएगा भाई, ये क्यू पर तीर चलाएगा, ठीक है। देन उसके बाद बी हमारे पास है, ये किस पर तीर चलाएगा, आर पर चलाएगा। सी हमारे पास मौजूद है, ये किस पर चला देगा, एस पर चला देगा। देखिए हम चाहें तो यहाँ पर जो है अपनी तरफ से भी कर सकते थे, मैं सेट ए को पी से भी चलवा सकता था, लेकिन क्या है हमने यहाँ पर फॉलो करना है बुक को। पहले भी मैंने आपको बताया, तो मैं बुक को फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है भाई। तो देखें यहाँ पर लास्ट में हम लिख देंगे ए ने किस पर चलाया था भाई, ए ने सर क्यू पर चलाया था, क्लियर हो गया। बी ने चलाया था आर पर, तो यहाँ पर आ जाएगा बी आर। और सी ने चलाया था किस पर, एस पर, तो सर ये हो गया सी एस, ठीक है भाई, ये हो गया इसका आंसर। मुझे उम्मीद है बहुत अच्छे से समझ आया होगा, बड़े आसान क्वेश्चन है, परेशान नहीं होइएगा आप, ठीक है भाई। यहाँ पर हमारा पार्ट नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं इसके लास्ट पार्ट में, जो कि हमारी एक्सरसाइज का भी और हमारे चैप्टर का भी लास्ट पार्ट है। लास्ट पार्ट में स्टूडेंट्स हम आ गए हैं, ये हमारा जो है इस एक्सरसाइज का और इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है, ठीक है। कह रहा है अ फंक्शन के, ये रहा भाई के, मैंने पहले से लिख दिया, फ्रॉम क्यू टू पी, ये रहा क्यू, ये रहा पी, ठीक है ना। क्यू टू पी ऐसे लिखा जाए तो यानी कि पहले क्यू आएगा फिर पी आएगा। कह रहा विच इज़ बाइजेक्टिव। अब आपके जहन में आएगा बाइजेक्टिव क्या होता है, बाइजेक्टिव का दूसरा नाम है ऑन टू, ठीक है। और ऑन टू क्या होता है मैंने आपको बताया था, इस वाले के अंदर एक भी जो है नहीं बचेगा, ठीक है। सबको जो है ये तीर लगना है, ठीक है, यानी कि कोई भी मेंबर नहीं बचेगा, और जो है सारे मेंबर्स जो हैं इनको तीर लगाएंगे, ठीक। अब देखें एक्स ने किस पर तीर चलाया, इसने चला दिया ए पर। वाई ने किस पर चलाया, इसने चला दिया सी पर। और जेड ने किस पर तीर चलाया, इसने चला दिया बी पर, ठीक है। अब आपके जहन में आएगा मैं बिल्कुल आमने सामने भी कर सकता था, लेकिन मैंने वही बुक को फॉलो करना है, इस वजह से जस्ट मैं ऐसे लेकर चल रहा हूँ। तो हम क्या करेंगे, इसका आंसर लिख देंगे कि एक्स ने जो तीर चलाया वो चलाया ए पर, और जो है वाई ने तीर चलाया सी पर, और लास्ट में जेड ने तीर चलाया बी पर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये देखें आ गया इसका आंसर। मुझे उम्मीद है बहुत अच्छे तरीके से ये पूरी जो है एक्सरसाइज और पूरा चैप्टर जो है आपको समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा जो है चैप्टर नंबर 17 मुकम्मल हो गया। मुझे उम्मीद है बहुत अच्छे तरीके से ये वीडियोज़, ये पूरा चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। देखें अगर ये वीडियोज़ अगर आपको अच्छी लगती हैं, आप इनको लाइक किया करें, कॉमेंट भी किया करें स्टूडेंट्स। बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है इन वीडियोज़ को बनाने में, तो अगर आप इसको लाइक करेंगे, कॉमेंट करके आगे शेयर करेंगे तो हमारी भी बड़ी हेल्प हो जाएगी। अक्सर स्टूडेंट्स के कॉमेंट्स आते हैं कि सर आप जो है हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं, हमारी जो है हेल्प हो रही है। तो देखें भाई हमें भी हेल्प की ज़रूरत है, और हमारी हेल्प किस तरह से होगी, हमारी हेल्प इस तरह से होगी कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और क्लासमेट्स के साथ लाजमी इसको शेयर कर दें, ठीक है। अगर एक स्टूडेंट भी ये चीज़ सोच ले कि मैंने भी 4 से 5 जो है हमारे दोस्तों से इस चैनल को सब्सक्राइब करवाना, तो देखें इससे हमारी बड़ी हेल्प हो जाएगी, ठीक है। तो हमारी मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 18 की एक्सरसाइज नंबर 18.1। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।